हेलो। हाँ, स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, करंट स्टार्ट किया। जी सर। गुड मॉर्निंग ठीक एवरीवन, है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर दिस morning. As you all know, today's topic is non-healing wounds and Ayurvedic approach. For that, we are very pleased to welcome our speaker or presenter or mentor, Vaidya Prathamesh Karpe, a very special guest from Goa. Vaidya Karpe is MS in Salyatantra. He is specialized in Shasutra, Agnikarma, Vidkaram, and Varnkaram. Presently, he is working as an associate professor in Department of Salyatantra, Gomantak Ayurvedic Mahavidyalaya and Rust Research Center, Siroda, Goa. And today, he will be sharing with us his expert opinion on management of non-healing wounds. For that, I want all of you to give your full attention to Vaidya Prathamesh Karpe and help me in welcoming him. Prathamesh sir, now you can start, sir. Thank you, Dr. Goel, for providing me this opportunity. Is my voice clear? जी sir. Am I audible? Yeah. The slides are जी audible. sir. Sorry, slides are visible. जी sir. गुड मॉर्निंग। हम हिंदी में या इंग्लिश में ये कर सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं कि मैं हिंदी हाँ, कोई थोड़ी दिक्कत नहीं। इतनी फ्लुएंट नहीं है, तो इट विल बी मिक्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर। आज का हमारा टॉपिक है नॉन हीलिंग वुंड एंड आयुर्वेदा अप्रोच। आयुर्वेदा में मोस्टली हमारे पास शल्य तंत्र के ओपीडी में चार प्रकार की डिजीज मोस्ट कॉमनली आते हैं। एक होते हैं गुदगत व्याधि या एनोरेक्टल विकार, उसमें आते हैं हेमोरॉइड्स जिसे अर्श बोलते हैं, फिशर्स परिकर्तिका, भगंदर, रेक्टल प्रोलैप्स एंड व्रण। Okay, these are the four common cases that are approached in the Shalyatantra OPD in most of the Ayurveda colleges. हेलो। हेलो। जी तो सर। आयुर्वेदा में व्रण मतलब आयुर्वेदा में वुंड या अल्सर को व्रण कहते हैं। तो व्रण की व्याख्या आचार्य सुश्रुत बताते हुए उन्होंने ये बताया कि व्रण मतलब वृणति यस्मात् रूढेपि व्रण वस्तुन नश्यति आद्य धारणा तस्मात् इत्युच्यते बुधै। सो वृणति मतलब आच्छादयति, आच्छादन कर्म डल्लन के हिसाब से आच्छादन कर्म मतलब जो हम व्रण कर्म करते हैं, जिसको व्रण शोधन, व्रण धावन, जो व्रण ठीक करने के लिए जो उपाय हम पेशेंट में यूज करते हैं, उसको आच्छादन कर्म कहते हैं। व्रण गात्र विचूर्णने व्रण इति व्रणः। सो गात्र विचूर्णन ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। गात्र यानी इट इज अ सिनोनिम ऑफ बॉडी। विचूर्णन मतलब जो डिसकंटिन्यूटी रहती है उसको विचूर्णन बोलते हैं। सो अल्सर की व्याख्या मॉडर्न सर्जरी में जो बताए गए, इट इज अ ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियम एंड म्यूकोजा, दैट इज कॉल्ड एज अल्सर। ब्रीच यानी डिसकंटिन्यूटी। व्रणयति व्रण, व्रणयति का मीनिंग बताते हुए आचार्य डल्लन ने कहा कि गात्र वैवर्ण्य मतलब जहाँ पे डिस्कलरेशन होता है
उसे वैवर्ण कहते हैं. So the process by which body or part of the body gets broken into pieces, and after healing the resultant scar and discoloration remains on the body throughout the life, that is called as vrana. So ये है vrana की व्याख्या. So types बताते हुए उन्होंने निज व्रण, आगंतु व्रण, और अवस्था के अनुसार शुद्ध, दुष्ट, रुह्यमान एंड रूढ़ व्रण. शुद्ध व्रण यानी जो दोषा से अफेक्टेड नहीं है, दुष्ट वर्ण उसके विपरीत है, रुह्यमान यानी जो हीलिंग फेज में है, और रूढ़ वर्ण मतलब जो ऑलरेडी हील हो चुका है. नीचे के 15 क्लासिफिकेशंस बताए गए दोष के अनुसार, जैसे वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, वातज, वात कफज, वात रक्तज, पित्त रक्तज, कफ रक्तज, पित्त कफज, देन त्रिदोषज, दैट इज वात पित्त रक्तज, वात कफ रक्तज, कफ पित्त रक्तज, वात पित्त कफज, एंड सन्निपातिक, दैट इज अफेक्टेड बाय वात पित्त कफ एंड रक्तज. यहाँ पे हमको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली माना गया है. अपार्ट फ्रॉम त्रिदोषास, रक्त इज ऑल्सो considered as an important factor while doing the mentioning the संख्या संप्राप्ति. तो आगंतुज के 6 प्रकार बताए गए. आगंतुज यानी जिसको हम ट्रॉमेटिक वुंड्स बोलते हैं, जिसका हेतु है ट्रॉमा या फिर कुछ मुष्टि प्रहार आदि, यानी कोई फिजिकल ट्रॉमा रहेगा या फिर कोई केमिकल बर्न्स रहेंगे, तो उसको आगंतुज व्रण में क्लासिफाई किया है. तो उसमें से छिन्न व्रण यानी लेसरेटेड और इंसाइज वुंड, यानी कि कोई भी धारदार नुकीली छुरी जैसी चीज से अगर बॉडी में वुंड होता है उसे छिन्न व्रण. छिन्न व्रण का आइडेंटिफिकेशन ये मार्क रहता है कि उसके जो मार्जिन्स रहते हैं वो बहुत क्लियर रहते हैं, मींस दे आर नॉट शैटर्ड, दे आर वेरी क्लियर मार्जिन्स. भिन्न व्रण, अगर वही नाइफ या चाकू लेके अगर कोई भी कैविटी में उसको स्टेप उसे अंदर घुसा दिया है तो उसको भिन्न व्रण कहते हैं. यानी कि भिन्न व्रण स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू आशय, तो आशय भेदन, दैट इज भिन्न व्रण. विद्ध व्रण, कोई भी पॉइंटेड चीज अगर लेके उससे वुंड किया है, जैसे हम प्रीक इंजरी या प्रीक वुंड या पंक्चर वुंड कहते हैं, दैट इज विद्ध व्रण. जैसे कि नेल प्रिक चलते एक्सीडेंटली कहीं खिल अगर पड़ा है और वो पैर को चुभ गए तो उसे, या काटा चुभ गए, उसको विद्ध व्रण बोलते हैं. क्षत व्रण, अगर कोई भी एक्सट्रीमिटीज या कोई भी बॉडी पार्ट मशीन के अंडर आके अगर वो सेपरेट हो गया या फिर कोई तलवार से उसे चॉप करके वो सेपरेट कर दिया तो उसे एम्पुटेड या चॉप वुंड या फिर क्षत व्रण कहते हैं. पिच्चित, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कि बड़ा पत्थर या फिर कोई हैवी वेट या फिर गाड़ी का टायर पैर के ऊपर से चला गया जिससे बोन मसल सब कुछ क्रश हो गए, उसे पिच्चित, यानी वो क्लियरली सेपरेट नहीं होंगे लेकिन उसके बहुत सारे पीसेस बन जाएंगे. और ग्रुष्ट व्रण, ये कॉमनली हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. जैसे कि कई जमीन पे गिर गए तो जो हमारे बोनी प्रोमिनेंट सरफेसेस रहते हैं, जैसे कि एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द बॉडी, वहां से जो स्किन जब पील ऑफ हो जाते हैं उसे ग्रुष्ट व्रण या फिर एब्रेजन्स कहते हैं. तो इन सब का मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है. वैगनस क्लासिफिकेशन, जो कि निज व्रण का भी एक क्लासिफिकेशन बताया गया है, तो ये ग्रेड 0 से ग्रेड 5 से लेके होता है. तो प्री अल्सरेटिव या फिर हील अल्सर रहेगा तो उसे हम ग्रेड 0 कहते हैं. सुपरफिशियल अल्सर जैसे ग्रुष्ट व्रण टाइप है या फिर स्किन पील ऑफ हो चुका है उसे ग्रेड 1 बोलते हैं. थोड़ा ये वुंड अगर डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक है तो उसे ग्रेड 2 बोलते हैं. सुपुरेशन या फिर एब्सेस हुआ है तो उसे ग्रेड 3 बोलते हैं. गैंग्रीन, उसी एरिया का अगर छोटा सा या फिर 1 फिंगर या टो गैंग्रीन हो चुका है, ग्रेड 4 बोलेंगे. और एंटायर लिम्ब, आइदर अपर और लोअर लिम्ब गैंग्रीन हो चुका है तो उसे ग्रेड 5 बोलते हैं. तो यहाँ से हम व्रणशोथ का अवस्था समझ सकते हैं. जैसे कि प्री अल्सरेटिव एरिया में आए, स्वेलिंग लेके आए सेलुलाइटिस स्टेज में, तो वो व्रणशोथ आम अवस्था या पच्चमान अवस्था में हो जाएगी, जैसे ग्रेड 0. फिर जैसे वो व्रण बन जाएगा तो व्रणशोथ विल टर्न इनटू व्रण, सो दैट विल बी ग्रेड 1. अगर उसमें विदरजी जैसे हो चुका है तो वो ग्रेड 3 में चला जाएगा. और बाद में कोत हो गया तो ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5. इस तरह से हम अवस्था को समझ सकते हैं. दिस ग्रेडिंग ये हमको साध्यता भी उसका भी नॉलेज दे सकते हैं. जैसे कि गैंग्रीन हो चुका है तो वो सर्जिकली उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये हमको नॉलेज मिल जाते हैं, ना कि उससे हम कंजर्वेटिव लेके बैठ सकते हैं. जब हम वर्ण परीक्षा करते हैं तो बहुत सारे वर्ण के पार्ट्स होते हैं. यूजुअली हम
जब हम प्रैक्टिस में होते हैं तब हम इस एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम तो ये देखते हैं कि वेदर अल्सर क्लीन है या उसमें कुछ फॉरेन बॉडी है या कुछ इन्फेक्टेड है, इतना ही देखते हैं। उसके जो बाकी पार्ट्स होते हैं उसको हम उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उस अल्सर के पार्ट्स के बारे में हम जान लें। तो उसमें 4 पार्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन रहते हैं और संहिता में बताया गया है कि अल्सर या फिर व्रण का परीक्षण अगर करना है तो त्रिविध परीक्षा रहती है। एक रहती है दर्शन, दूसरी रहती है स्पर्शन और प्रश्न। तो प्रश्न परीक्षा से हम हिस्ट्री टेकिंग में वो सब इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, जैसे कि पेन हो रहा है कि नहीं, कब से वुंड हुआ है, उसका ऑनसेट कैसा हुआ है, सडन या ग्रेजुअल ऑनसेट है, ट्रॉमेटिक या नॉन ट्रॉमेटिक वुंड है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको प्रश्न परीक्षा से मिल जाती है। दर्शन परीक्षा से जैसे हम बैंडेज ओपन कर देंगे तो हमको क्या दिखेगा, वापस स्लफ दिखेगा या फिर क्लीन टिश्यू रहेगा, ये हमको दर्शन परीक्षा। और स्पर्शन परीक्षा जब हम पाल्पेट करेंगे अल्सर और अल्सर की सराउंडिंग एरिया, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, इंड्यूरेशन है, तो वो स्पर्शन परीक्षा में हमको पता चल जाती है। तो दर्शन परीक्षा में हम क्या देखते हैं, व्रण का जो मार्जिन मतलब बाउंड्रीज रहते हैं उसे हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन मतलब क्या होता है, ये दिस इज जंक्शन बिटवीन नॉर्मल एपिथेलियम एंड द अल्सर, यानी कि अल्सर जो डिसकंटिन्यूटी है टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू, उसके जो उसके बीच में जो लाइन रहेगी उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ओके, एज, दिस इज द एरिया बिटवीन मार्जिन एंड द फ्लोर। ओके, जो एरिया मार्जिन और फ्लोर के बीच में जो रहेगी उसको फ्लोर बोलते हैं। तो फ्लोर क्या होता है, जब हम बैंडेज ओपन कर देते हैं और जो फर्स्ट थिंग हम जब देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर, मतलब जो अल्सर का एक्सपोज पार्ट रहेगा उसको हम फ्लोर बोलते हैं। और बेस यानी जिसके ऊपर अल्सर फॉर्म हुआ है या जिसके ऊपर अल्सर रेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर नी और एंकल जॉइंट के बीच में अगर अल्सर हुआ है एंटीरियर पोर्शन पे, तो वो अल्सर टिबिया के शिन के ऊपर रेस्टिंग होगा, तो उसका बेस रहेगा टिबिया, लेकिन उसका फ्लोर रहेगा आइदर ग्रेनुलेशन टिश्यू या फिर स्लव। तो फ्लोर जो हम आंखों से देखते हैं उसे हम फ्लोर बोलते हैं। जो पाल्पेशन करके हम समझ सकते हैं, जैसे बोन है, मसल है, उसको हम बेस बोलते हैं। तो डायग्राम से आपको पता चल सकता है। तो ये बीच वाला जो है दैट इज अ डिसकंटिन्यू एरिया, दैट इज अल्सर एंड द नॉर्मल एथियम, तो उसका जो बाउंड्री रहेगी उसको बोलते हैं मार्जिन। ओके, एंड द this is the lower line will be the margin and area between the margin and the floor will be the edge. Okay, floor जो इस discontinuity में जो रहेगा उसको बोलते हैं फ्लोर, जो हम इट इज बेटर सीन देन, मतलब उसको हम दर्शन परीक्षा से समझ सकते हैं। और बेस, जैसे हम हाथ से इसको पाल्पेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मसल है या बोन है, वो पाल्पेट करने के बाद या स्पर्शन परीक्षा से हमको समझ में आएगा, उसको बोलते हैं बेस। सो इट इज सेड दैट बेस इज बेटर फेल्ट देन सीन, मतलब वो देखने से अच्छा वो पाल्पेशन करके हमको पता चल सकता है। तो एजिस का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, हर पैथोलॉजी के हिसाब से एजिस का एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। अगर आपका अल्सर हीलिंग है या रुइयामान स्टेज में है तो वो अल्सर एजिस जो रहेंगे वो स्लोपी रहेंगे। तो स्लोपिंग एजिस जैसे कि वो अंदर की तरह झुके हुए रहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लोपी एजिस, दैट विल बी द साइन ऑफ हीलिंग अल्सर और रुइयामान व्रण। ओके, अगर एजिस पंच आउट है, जैसे वो एकदम कुएं जैसे, मतलब वो परपेंडिकुलर बाउंड्रीज टाइप है, सो दैट विल बी दैट इज कॉल्ड एज पंच आउट एजिस। इट इज फाउंड इन ट्रॉपिक अल्सर एंड सिफिलिटिक अल्सर, या फिर जो प्रेशर अल्सर जिसको हम बोलते हैं, जैसे बेड सोर है या फिर वेनस अल्सर रहते हैं, उस टाइप के अल्सर्स में हमको ये पंच आउट एजिस मिल जाते हैं। तो एजिस देख के हम पता लगा सकते हैं उसकी पैथोलॉजी क्या है। देन अंडरमाइन एजिस यानी बाहर से व्रण का मुख या फिर ओपनिंग ऑफ द वुंड विल बी स्मॉल, लेकिन अंदर से वो एजिस बड़े रहेंगे, सो दैट विल बी कैविटी विल बी बिगर इनसाइड। दिस टाइप ऑफ अंडरमाइन एजिस आर मोस्टली फाउंड इन ट्यूबरकुलस अल्सर और नाड़ी व्रण जो साइनसिस या फिस्टुलास होते हैं उसमें ये अंडरमाइन एजिस मिल जाते हैं। रोल्ड एजिस, रोल्ड यानी बीड एजिस जो रहेंगे वो बाहर की तरफ प्रोट्रूबेट रहेंगे और व्हाइट बीडेड लाइक एजिस, बीड जैसे मोती की तरह वो रहेंगे। सो दिस टाइप्स ऑफ एजिस इफ इट इज सीन इन द अल्सर तो वो बेजल सेल कार्सिनोमा, सो दिस विल बी अ मैलिग्नेंट अल्सर। ओके, अगर ये एजिस
एक्सेसिवली ओवरग्रोथ हो चुके हैं, जैसे कि अगर गीली मिट्टी के रास्ते के ऊपर से, मतलब मिट्टी के रास्ते के ऊपर से अगर बारिश के दिनों में गाड़ी चली गई तो उसके टायर के जो मार्क्स रहते हैं वो एजिस मतलब सरफेस से एलिवेटेड रहते हैं। तो उस टाइप के अगर मार्किंग्स या एजिस है, या फिर कॉलीफ्लावर शेप के जैसे मार्जिन्स है इरेगुलर, सो दैट विल बी द इवर्टेड एजिस, इट इज अ साइन ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दिस इज अ मैलिग्नेंट अल्सर। ओके, तो मार्जिन्स जिसे हम व्रणाकृति भी बोलते हैं वो रेगुलर हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, राउंडेड एंड ओवल। रेगुलर मार्जिन्स जैसे कि लेसरेटेड वुंड रहेगा तो उसमें रेगुलर मार्जिन्स रहेंगे जैसे छिन्न व्रण में। इरेगुलर ट्रॉमेटिक मतलब एब्रेजन्स रहेंगे, या फिर कोई वेपन से अगर इंजरी हो चुकी है, अगर उसका सरफेस इरेगुलर है तो उस हिसाब से वो इरेगुलरिटी रहेगी, तो उसे इरेगुलर मार्जिन्स रहेंगे। And round oval margins mostly we see in the venous ulcer or some kind of non-healing trophic ulcer, उसमें हम rounded oval margins देखते हैं। So वर्णाकृति हमारी संहिता में ये चार तरह की वर्णाकृति बताई है। आयत, चतुष्कोणी, वृत्त एंड त्रिपुटक। आयत दैट इज एलोंगेटेड, चतुष्कोणी क्वाड्रेंगुलर, वृत्त यानी राउंड या ओवल, त्रिपुटक ट्रायंगुलर एजेस। अगर इसके हिसाब से और कई शेप के एजेस अगर रहेंगे तो उसका मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट, वो दुरुपक्रम होते हैं। आगंतुक व्रणाकार, आगंतुक व्रणाकार जैसे कि ये ट्रॉमेटिक अल्सर, सो पुराने दिनों में मोस्ट ये आगंतुक व्रणाकार मोस्टली वॉरफेयर इंजरीज से होते हैं, जैसे कि एरो हेड्स रहते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड्स या वेपन्स यूज करते थे, तो उसमें ये अर्धचंद्राकृति सेमी सर्कुलर शेप का इंसाइज वुंड रहेगा, या फिर विशाला यानी बहुत बड़ा वुंड रहेगा, शेप साइज में बड़ा रहेगा। कुटिला इरेगुलर शेप, शराव निम्न मध्या दैट इज डिप्रेस एट द सेंटर, यव मध्यस्थता यानी एलिवेटेड फ्रॉम द सेंटर। यव मध्यस्थता अगर इम्पैक्ट से अगर वुंड हो चुका है और उसके अंदर का जो बोन रहेगा वो अगर एलिवेटेड फ्रैक्चर होके उसके फ्रेगमेंट्स एलिवेटेड हो चुके हैं तो मसल और उसको ऊपर की तरफ उठाएगा, अगर वो क्लोज फ्रैक्चर रहा तो उसमें यव मध्यस्थता रहेगा। शराव निम्न यानी डिप्रेस एट द सेंटर, अगर कोई भी ब्लंट वेपन या इसे वुंड हो चुका है और अगर बोन डिप्रेस या फ्लैट बोन मोस्टली वो डिप्रेस हो चुके हैं तो उसमें शराव निम्न मध्या ये इस टाइप का शेप मिलेगा। फ्लोर या उसको हम व्रणतल बोलते हैं, तो उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू, अगर वो हीलिंग अल्सर है तो उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा। ग्रैनुलेशन टिश्यू इट अपीयर्स रेड और पिंक, पेल एंड स्मूथ रहेगा। कभी कभी वो वॉश लेदरी भी रह सकता है अगर इन्फेक्टेड रहा तो, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहा तो। फ्रेश मतलब नॉन इन्फेक्टेड ग्रैनुलेशन टिश्यू इट विल बी पिंक, पंक्चुएट, पल्सफुल, पेनलेस एंड पिन हेडेड। पिन हेडेड की वजह से उसको रोहणाकुर भी बोलते हैं। एंड एक्सुबेरेंट हो सकता है, अगर कोई डिस्चार्ज वगैरह ये हो सकता है उसमें, तो दिस इज द फ्लोर। व्रणस्राव या डिस्चार्ज, सीरस डिस्चार्ज यानी जो मोस्टली हीलिंग अल्सर में मिलता है। प्यूरुलेंट पल्स डिस्चार्ज वुंड से जो आता है, जो इन्फेक्टेड वुंड से आता है। सीरोप्यूरुलेंट यानी पल्स एंड सीरस डिस्चार्ज मिक्स हो चुका है तो उसको सीरोप्यूरुलेंट रहेगा। ब्लड डिस्चार्ज, हीलिंग वुंड से भी ब्लड डिस्चार्ज आता है, ट्रॉमेटिक वुंड से भी ब्लड ब्लीडिंग हो सकता है, या मैलिग्नेंट अल्सर से भी ब्लीडिंग हो सकते हैं। या फिर अगर पोस्ट ऑपरेटिव वुंड है और इसको इन्फेक्शन हुआ है, स्टिचेस डाले वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, सेकेंडरी हेमरेज के कारण ब्लड डिस्चार्ज आ सकता है। सीरोसैंग्विनस, सीरम मिक्स विद द ब्लड, तो सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज रहेंगे। सल्फर ग्रैन्यूल्स, कुछ इन्फेक्शन लाइक एक्टिनोमाइकोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहते हैं उसमें, उनमें सल्फर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं डिस्चार्ज में, व्हिच गिव्स येलो विद अ टिपिकल सल्फर फॉल स्मेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो गोल्डन येलो कलर जैसे डिस्चार्ज रहेंगे। अकॉर्डिंग टू चरका, श्रावण, लसिका, जल, पुय, अश्रु रक्त, हरिद्रा, अरुण एंड पिंजरा। लसिका लिम्फेटिक डिस्चार्ज, ये रुयमान वर्ण में भी यानी हीलिंग अल्सर्स में भी बताया गया है। जल सीरस डिस्चार्ज हीलिंग अल्सर्स में दिखता है। पुय प्यूरुलेंट इन स्प्रेडिंग दैट इज इन्फेक्टेड अल्सर्स रहेगा। अश्रु रक्त मैलिग्नेंट अल्सर या फिर ट्रॉमेटिक अल्सर में रहेंगे। हरिद्रा येलो कलर मोस्टली सीन इन ट्यूबरकुलस अल्सर और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन अगर रहेगा तो उसमें भी येलो कलर डिस्चार्ज मिल सकता है। अरुण डार्क ऑरेंज कलर, अगर इसमें ब्लड वगैरह मिक्स हो चुका है तो
डार्क ऑरेंज कलर, क्लॉटेड ब्लड रहेगा तो डार्क ऑरेंज कलर रहेगा। पिंजरा रेडिश येलो, इन्फेक्शन दैट सेरोसैंग्विनस टाइप डिस्चार्ज रहेगा। कषाय ब्रॉन्ज कलर, सल्फर ग्रैन्यूल्स रहेगा तो कषाय। अनिला ब्लू कलर, some pseudomonas infection and all, it can give rise to blue or harit, that is greenish colored discharge, it can be there. Snigdha, that is sticky or excessively moist रहेगा तो उसको that is seen in infective conditions। या फिर कभी कभी कुछ ऑइंटमेंट या तेल लगाने के बाद भी अगर पेशेंट आया है तो उसमें भी वो स्निग्ध डिस्चार्ज हो सकता है, सो दिस शुड बी डिफरेंशिएटेड। Ruksha, that is, it is not dry discharge, cannot be dry, it is a scanty discharge, mostly seen in Chancre syphilitic wound. Sita, pale color or white discharge, Asita, dark color discharge. According व्रणगंध सर्पी घृत की तरह रहेगा या फिर किसी तेल की तरह गंध रहेगा। वसा फैट जैसा फॉल स्मेल रहेगा। पुय, typical that fruity smell will be there of abscess। रक्त, some iony smell type will be there। शाव, ये एक तरह का फाउल स्मेल है। अम्ल, रोटन फ्रूट टाइप स्मेल रहेगा। पुतिका, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन बॉडी मतलब बॉडी डिसेक्ट करते हुए जो फाउल स्मेल एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज अ पुतिकंद। तो दिस एज पर द दोषा वातज कटु पित्तज तीक्ष्ण गंध कफज विस्र गंध रक्तज लोह गंध त्रिदोष कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव। वात पित्त द्विदोष लाजा गंध वात कफ अतसी गंध पित्त कफ तैल गंध दुर्गंधज दुर्गंध। दिस टाइप ऑफ दोषिक correlation is mentioned in by Acharya Suchrita। Base on which ulcer rest, better felt palpated। Base will be indurated, it is induration मतलब hardness रहेगा mostly in the malignant ulcer। तो जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ना, अवस्था हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? शुद्ध व्रण और दुष्ट व्रण में। शुद्ध व्रण में बताया गया है कि जीवा तलाबो मृदु स्निग्ध श्लक्ष्ण विगत वेदना सुव्यवस्थित नेरस्रावश्यति शुद्ध व्रण इति। So जो शुद्ध व्रण है उसका जो फ्लोर रहेगा that will be pink, so it will be like surface of the tongue। On the palpation it will be mrudu and snigdha and slakshna, so soft anactus यानी slightly moist रहेगा and slakshna यानी जो ग्लास का सरफेस रहता है उस तरह सा, मतलब there won't be any irregulation, there won't be much throbbing type of pain or something, मतलब we got no any discomfort। सुव्यवस्थित, regular margins will be there and no any discharge, nisravashyati। These are the लक्षण of शुद्ध व्रण। अदर डेफिनेशन ऑफ शुद्ध व्रण बताया गया है, जैसे त्रिविदोष अनक्रांत शाव पुष्ट पीड़की सम अवेदन निरस्राव व्रण शुद्ध यह उच्यते। त्रिविदोषेर अनक्रांत मतलब वहां पे दोषों का कोई अभी एक्टिव मतलब प्रकोप अवस्था वगैरह नहीं है या वृद्ध दोष अवस्था नहीं है। उसके ओष्ठ यानी एजिस जो रहेंगे वो शाव ओष्ठ, शाव यानी स्लाइटली डार्क कलर कंपेयर टू सराउंड कलर ऑफ द वुंड। पीड़की सम, पीड़की यानी स्मॉल प्रोट्रूबेंसेस विल बी देयर, दैट इज पीड़की मतलब यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू कंसीडर करना है। अवेदन, नो एनी डिस्कम्फर्ट। नीरस्राव, नो एनी डिस्चार्ज। दिस आर द साइंस ऑफ शुद्ध व्रण। सो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, दिस इज द अल्सर ऑन द लोअर लेग, ओके, दिस इज द शुद्ध व्रण। So shower oster, slopy edges, snigdha, wound shines, slakšnata on palpation it can be felt, and some pidaki, there is protuberances you can see, this is a granulation tissue and it appears like the jiva talabo, so entire wound appears pink like a jiva tala, surface of the tongue। so आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है शुद्ध व्रण और उसके ऑपोजिट जो है there is a दुष्ट व्रण। So this is the case of chronic non-healing ulcer। So patient was having history of some chronic skin infection, उसके कारण जो repeated ये wound होते थे, उसके पहले fingers भी amputate हो चुके थे, फिर से ये wound recurrent हुआ था, उसको below knee amputation बताया था, फिर आयुर्वेदिक व्रणकर्म से हमने उसका पैर ठीक हो गया था। तो wound healing कैसे हो जाते हैं? When we start the treatment, what happens in the wound healing? तो word healing means replacement of the destroyed tissue by the living tissue। तो अगर इसमें wound healing में दो टर्म्स रहते हैं, एक रहता है रीजनरेशन, दूसरा रहता है रिपेयर। रीजनरेशन मतलब जो टिश्यू डिस्ट्रॉय या सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आफ्टर डिस्ट्रक्शन दैट सेल इज रिप्लेस्ड बाय द सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर सेल। फॉर एग्जांपल आरबीसी जो हमारे होते हैं वो अगर 120 डेज के बाद वो
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द सेम सेल्स, मतलब वही वहां पे आरबीसी हो जाएंगे। उसका अगर आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। epithelium gets regenerated, endometrium gets regenerated, hepatocytes get regenerated, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। रिपेयर, अगर टिश्यू डैमेज हो चुका है और that tissue is replaced by the scar or fibrous tissue, then it is called as repair. So repair and regeneration, these are the two different terms. थ्री टाइप्स के वुंड हीलिंग रहते हैं। एक होते हैं प्राइमरी हीलिंग और हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड होता है सेकेंडरी वुंड हीलिंग और हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, थर्ड रहता है टर्शियरी हीलिंग और हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन। प्राइमरी हीलिंग और हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन मतलब जैसे ट्रॉमेटिक अल्सर लेके आ गया, क्लियर लेसरेटेड वुंड है, उसको आइडेंटिफाई कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, इट इज गुड फॉर सुचरिंग, विद इन 48 आवर्स आया है, तो हम उसको सुचर कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ वुंड बाय सुचर स्टेपलर, दैट इज कॉल्ड एज हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। अगर सेम वुंड अगर पेशेंट लेट फेज में आ गया, मतलब आफ्टर 48 आवर्स वहां पे इन्फेक्शन है, सो यू आर कंसीडरिंग दैट उसको सुचर नहीं करना है, सो यू आर अलाउइंग इट टू हील बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यू। या डायबिटिक वुंड लेके आया है या फिर कोई एब्सेस ड्रेन किया है, तो उसको हम सुचर करके क्लोज नहीं करते, तो उसको हम हीलिंग बाय स्कार टिश्यू और ग्रेनुलेशन टिश्यू, दैट इज उसको कहते हैं सेकेंडरी वुंड हीलिंग और हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। और तीसरा रहता है टर्शियरी हीलिंग और हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कोई इन्फेक्शन आईएनडी किया है, जैसे कि मल्टीपल एब्सेसिस ड्रेन किया है यूटीएल रीजन से, तो आफ्टर ड्रेनिंग वहां पे बहुत सारे वुंड्स है, लेकिन उसको सेकेंडरी हीलिंग किया तो उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो उसको हम क्या करते हैं कि आफ्टर इन्फेक्शन इज सबसाइडेड, after infection is subsided, we see that there is a good granulation tissue, there is no any infection, so we excise the margins and then we close the wound by suturing, और वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे या फिर फ्लैप्स से उसको क्लोजर करेंगे, that is reconstructive surgery, that is called as tertiary healing or healing by third intention. सो स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग में क्या होता है, फर्स्ट अगर कभी ट्रॉमा होता है तो ब्लीडिंग जब उसमें हो जाता है, तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए बॉडी कोगुलेशन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है। तो इंजर टिश्यू से जो प्लेटलेट्स जो इंजर हुए होते हैं वो सब कोगुलेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करके ब्लीडिंग स्टॉप कर दे। एंड साइड बाय साइड इंजर टिश्यू आल्सो produces the secretes the chemical complexes which produce the inflammation. Okay, so it is started from the inflammation, then wound contraction, epithelialization, granulation tissue formation and scar tissue formation. ये है चार stage, these are the four stages of wound healing. Inflammatory reactive phase, inflammation मतलब क्या होता है, जब कोई भी बॉडी में इंजरी हो जाती है तो बॉडी का जो फर्स्ट रिएक्शन रहेगा उस इंजरी को रिमूव करने के लिए, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस दिस विल टेक प्लेस ओनली इन द वास्कुलर टिश्यू, मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई है वहीं पे इन्फ्लेमेशन रहेगा। You cannot see the inflammation in the nails or in the hairs because these are or in the teeth, these are avascular tissues. Only in the vascular tissue this inflammation starts. तो इन्फ्लेमेशन का एम ये रहता है कि जो फॉरेन बॉडी रहेगा या फिर कोई टॉक्सिन्स या पैथोजेंस रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करना और उसको फेगोसाइट्स करके न्यूट्रलाइज करना रहता है। एंड जो डेब्रिस रहते हैं उसको क्लियर ऑफ करना एंड देन स्टार्ट द रिपेयर प्रोसेस, टू इनिशिएट द रिपेयर प्रोसेस और रीजनरेशन। सो दिस इज डन बाय द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के चार कार्डिनल साइंस हमको मालूम है, पांच कार्डिनल साइंस जो हमको मालूम है, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ, pain, tenderness and loss of function. So these are the cardinal signs of inflammation. Second stage रहता है जो proliferative, जिसको regenerative या reparative बोलते हैं। So उसमें क्या होता है, epithelial cells रहता है, उनका migration from side से यानी edges से central तक उसका migration रहता है। फिर वो cells mitotic division से proliferate यानी multiply हो जाते हैं, फिर mature हो जाते हैं यानी myofibroblasts से fibroblasts, इस तरह से मैच्योरेशन हो जाता है। और फिर मैच्योरेशन में रीमॉडलिंग यानी जो प्रोलिफरेटिव स्टेज में जो ग्रेनुलेशन टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, जो व्रणक यमन व्रणक हो या शुद्ध व्रण का अपीयरेंस देता है, जो जीवा तालाबो एंड ऑल, तो उसमें न्यू
वास्कुलर फॉर्मेशन यानी एंजियोजेनेसिस, न्यू टिश्यू ग्रोथ, उसको ब्लड सप्लाई भी नया रहता है, दैट ब्लीड्स वेरी इजीली बिकॉज दैट इज वेरी फ्रेजाइल टिश्यू। अगर आप ग्रेनुलेशन टिश्यू को टच किया तो या उसको ट्रॉमेटाइज किया तो इजीली वो ब्लीड हो जाता है। दैट इज बिकॉज इट इज नॉट टेंस टिश्यू, इट इज सॉफ्ट टिश्यू। लेकिन मैच्योरेशन स्टेज या रीमॉडलिंग स्टेज में या फिर जो सिकाटाइजेशन जब बनता है उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स इंप्रीगमेंट हो जाते हैं सेलुलोज फाइबर्स एंड ऑल व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ टू इट, so then it becomes strong and then scarring forms. This process is called as cicatrization. So डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, फर्स्ट इंजरी होती है तो हीमोस्टेसिस होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होता है, फिर प्रोलिफरेटिव फाइब्रोब्लास्ट स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग एंड देन रीमॉडलिंग, मतलब जो स्कार टिश्यू रहता है वो रीमॉडल होते रहता है। अगर वुंड बाहर से हील हो चुका है तो अंदर से उसका रीमॉडलिंग फेज 6 मंथ्स तक चालू रहता है। इन्फ्लेमेशन के बाद एक फेज रहता है दैट इज कॉल्ड एज वुंड कॉन्ट्रैक्शन, व्हिच और दिस कॉन्ट्रैक्शन मतलब उनका एरिया मिनिमाइज करने के लिए वुंड कॉन्ट्रैक्शन फेज रहता है, व्हिच may differ from person to person. Now, which are the so once scarring is formed, that discoloration Voivodna that is left, that is called as Vranavastu. So Acharya had mentioned 8 types of Vranavastu where this wound can be formed, and once healed, Vranavastu will be formed. These are the Tvacha, Mausa, Sira, Snayu, Asti, Sandhi, Koshta and Marma. These are the 8 stan of Vranavastu where Vrana can be formed. Which are the factors affecting the wound healing? So अगर पेशेंट आ गए नॉन हीलिंग वुंड लेके तो किस वजह से वो वुंड हील नहीं हो रहा है ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दिस इज द की फैक्टर इन स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। उसका हेतु फाइंड आउट करना पड़ता है जिस वजह से वुंड हील नहीं हो रहा है। अगर इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शियस फोकाई वुंड में है तो वुंड हील नहीं हो जाएगा। देन प्रेजेंस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एंड फॉरेन बॉडी, अगर नेक्रोस टिश्यू या फिर डिवाइटलाइज टिश्यू डेड टिश्यू अगर बॉडी में या कोई फॉरेन बॉडी है, जब तक वो फॉरेन बॉडी नहीं निकालेंगे या डेड टिश्यू को डेब्राइटमेंट करके नहीं निकालेंगे, आइदर इट कैन बी सर्जिकल डेब्राइटमेंट और जो हमारे व्रण कर्म में बताए गए जैसे दारण कर्म, पीड़न कर्म, उस हिसाब से अगर या फिर अवचूर्णन वगैरह रहता है उस हिसाब से नेक्रो वो डेब्राइटमेंट नहीं करेंगे तब तक वो वुंड हील उसका वुंड हीलिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगा। देन if there is poor blood supply, so poor blood supply हो सकता है अगर मेन जो आर्टरी सप्लाई करती है वो ट्रॉमेटाइज होके मतलब आर्टरी ब्लॉक ऑक्लूडेड हो चुकी है या फिर आर्टरी में if there is some arterial occlusive disorder like peripheral arterial occlusive disorders PAOD जिसको PAD बोलते हैं, atherosclerosis की वजह से हो सकता है या क्लॉट की वजह से हो सकता है। so this called as arterial impairment। एक डिजीज रहता है TAO thromboangiitis obliterans जिसको हम बर्जस डिजीज बोलते हैं। दिस इज मोस्टली फाउंड इन द पर्सन who are regular users of tobacco either by chewing or inhalation or smoking. Tobacco in any form it is going on, then it will lead to deposition of formation of plaque inside the arteries. So this will lead to blocking of the popliteal artery and distal tibial artery. It can lead to formation of ulcer in the great toe, that is a TAO or Burgess disease. The cause is arterial impairment or poor blood supply. The wound, that ulcer won't heal. Or atherosclerosis is there in the femoral artery or this thing popliteal artery or tibial artery. Either there is partial occlusion or total occlusion is there. Depending on that, it will occlude the artery blood supply and ulcer won't heal or wound won't heal. Then if artery is patent but veins which are carrying the blood from peripheral part towards the heart, veins are condition like varicose, means venous drainage or lymphatic drainage is impaired. Okay, so condition like varicose veins or deep vein thrombosis or any condition where vasculars are occluded by tumors, peripheral surrounding tumors or lymph stasis, जैसे कि filariasis या elephantiasis में या फिर any malignant condition which is obstructing the lymphatic drainage, so that can cause prevent the wound healing. Then tissue tension means if you suture the wound under the tension, then that edges won't get apposed.
or you suture the wound under which there is a hematoma, so then that wound edges won't get approximated. It will prevent the wound healing. If there is a large defect or poor apposition, so अगर wound surface is very big और apposition मतलब suturing करते वक्त अगर edges एक दूसरे के ऊपर overlapping हो चुके हैं, then there won't be wound healing. Recurrent trauma मतलब wound heal हो रहा है लेकिन उसको बार बार trauma होके वो destroy हो रहा है, tissue destroy हो रहा है, तो that will be a cause of non healing wound. Mostly this is seen in venous ulcer. अगर venous ulcer यानी ulcers which are forming between the knee joint and the ankle due to the venous insufficiency, that is called as venous ulcer. ये venous ulcer जिसको हम varicose vein ulcer भी बोलते हैं, वो heal होने के बाद बार बार उसका scar rupture होके या trauma की वजह से बार बार recurrent भी हो जाते हैं. Then X-ray irradiated area. So अगर कोई body abdomen से अगर malignant tumor निकाल दिया है and before that skin I mean incision closure is not properly healed and you are exposing the patient for the X-ray radiation or chemotherapy or radiation therapy, then that apposition won't occur because X-rays, this radiation and chemotherapy drugs ये फास्ट ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं उसको टारगेट कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और ग्रेनुलेशन टिश्यू जो रहता है फॉर्म होता है, that is the fast growing epithelial tissues are there, so that fast growing cells are destroyed by these radiations or chemotherapy drugs. And malignancy will prevent the wound healing because that malignant tumor will start proliferating. It will वो जो अल्सर एरिया रहेगा वहां से पूरा न्यूट्रिशन यानी ब्लड एंड ऑल इट विल बी taking off, so ulcer won't heal or malignant ulcer won't heal until unless you remove the tumor or primary malignant area. So these are the factors which will affect the wound healing. These are the localized factor. General factor जैसे कि age related, old age में अगर young age में अगर wound हुआ है तो traumatic wound रहे या कोई भी wound वो easily heal हो सकता है अगर उसका non healing cause निकल जाए. लेकिन अगर वो age मतलब ओल्ड एज की या वृद्धावस्था में रहेगा तो बिकॉज ऑफ इम्पेयर न्यूट्रिशन और अदर कोमोबिलिटीज या फिर जो इसको हम धातु क्षय बोलते हैं उसकी वजह से वुंड हीलिंग डिले हो सकता है या नॉन हीलिंग वुंड रह सकते हैं. सेकंड, ओबेसिटी में वुंड हीलिंग इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ओबेसिटी में देयर विल बी एक्सेसिव फैट डिपोजिशन विल बी देयर एंड दिस फैट प्रिवेंट्स वुंड हीलिंग बिकॉज कभी-कभी मोस्टली दिस excessive lipids are there, it will get when it circulates to the blood. Obesity may be secondary, it can predispose a condition like diabetes mellitus. अगर chronic inflammation रहता है बॉडी में या जब बॉडी में जनरलाइज इन्फ्लेमेशन रहेगा तो आर्टरी का जो इंटरनल लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, so वहां पे इन्फ्लेमेशन जब होता है तब ये लिपिड्स रहते हैं उसको इजीली एडेरेंस हो सकते हैं and that can cause arterial impairment, जिसको हम blockage बोलते हैं, and that can prevent the blood supply to the ulcer and it can prevent the wound healing. And second, because of malabsorption और proper nutrition assimilation नहीं हो रहा है तो wound healing नहीं हो सकता है. Smoking it predisposes the atherosclerosis, so it prevents the wound healing. Malnutrition, जैसे ओबेसिटी में एक्सेसिव न्यूट्रिशन रहता है वैसे माल न्यूट्रिशन अगर पेशेंट प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या फिर उसको कोई और डिसऑर्डर्स है जहाँ पे उसका माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, सो दैट कैन लीड टू नॉन हीलिंग ऑफ द वुंड. देन सम विटामिन सी एंड विटामिन ई डेफिशिएंसीज और मिनरल डेफिशिएंसीज, जिंक डेफिशिएंसी, it can affect the wound healing. Anemia, as Hb is low, so there won't be proper oxygen supply to the wound tissue. As a result, it will delay or prevent the wound healing. Malignancy and jaundice, diabetes, these are the conditions which delays the prevent the wound healing. HIV and immunosuppressive disease also prevents wound healing. Steroids and cytotoxic drug, it prevents the wound healing. Steroids, it suppresses the immune response, that is it is anti-inflammatory, it prevents the inflammation. So पहला stage of wound healing उसको अगर delay कर दिया तो आगे healing नहीं हो सकता है. So these are the general factors. This is the definition of दुष्ट व्रण. We have already discussed. यानी शुद्ध व्रण के opposite जो conditions रहेंगे जहाँ पे वेदना रहेंगे या फिर जहाँ पे various types of
discharges या वर्णस्राव या वर्णगंध रहेंगे, so that will be the दुष्ट वर्ण. शुद्ध वर्ण ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. रुह्यमान वर्ण, अगर अल्सर हील हो चुका है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांता क्लेद वर्जिता स्थिरश्च पिटिकावंतो रोहतीति तमादिशेत. कपोत वर्ण, कपोत मींस पिजन, यानी यहाँ पे मोस्टली टेक्स्ट बुक में गलत ट्रांसलेशन दिया है. आचार्य डलन ने कपोत वर्ण का ये दिया है कि पांडुर दूसरा वर्ण. ओके, यानी जो व्हाइट डो रहता है, मतलब वो वैसा रहेगा, लेकिन नॉट व्हाइट बट इट विल बी पेल कलर, सो इट विल बी नॉट रेड बट पेल पिंक कलर. एंड दूसरा मींस लाइक नॉन क्लियर बट पेल कलर. कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांता क्लेद वर्जिता, देयर वोंट बी एक्सेसिव सिक्रीशंस. स्थिर मींस इट वोंट बी अ स्प्रेडिंग, मतलब वो साइज में इंक्रीज नहीं हो जाएगा, लेकिन इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग इन द साइज. पिटकावंतो रोहताति तमादिशेत, so there will be granulation tissue. These are the signs of रुह्यमान व्रण. एंड अल्सर हील हो चुका है उसको कैसे समझेंगे? रुडवन निम्न ग्रंथि अशुनम अरुजम व्रणम स्वक सवर्णम समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्दिशेत. यानी वहां पे कोई भी ये पेन वगैरह नहीं रहेगा. एंड दैट अल्सर विल बी हील्ड, एंड उसका जो कलर रहेगा वो सराउंडिंग स्किन से मिलता जुलता रहेगा. सो दैट विल बी द साइन ऑफ रूढ़ व्रण, यानी हील्ड अल्सर. Then regarding the छिन्न व्रण, विशेष चिकित्सा ऑफ आगंतुक व्रण. छिन्न व्रण में हम व्रण शोधन, सीवन, बंधन कर्म करते हैं. भिन्न व्रण में जो अगर कोष्ठ में यानी थोरैक्स या एब्डोमेन स्टेप वुंड हो चुका है तो उसको जो ब्लीडर्स लेंगे उसको लाइगेट करेंगे. देन बंधन एंड शोधन एंड रोपण कर्म with the remove the retained foreign body, and after that insert the तैलवर्ती. क्षत यानी एम्प्यूट चॉप वुंड हो चुका है तो पहले रक्त स्तंभन करना चाहिए. एंड देन शोधन, सीवन एंड बंधन कर्म. पिच्छित शीतलेपन परिषेक, रिमूव द रिस्टेन फॉरेन बॉडी, एंड आफ्टर दैट शोधन एंड रोपण. और फ्रैक्चर्स आर देयर, देन फ्रैक्चर शुड बी अटेंडेड हियर. एंड ग्रिष्ट व्रण, यहाँ पे अवचूर्णन जैसे कषाय रसद्रव्य त्रिफला एंड अवचूर्णन कैन बी डन. शीतलेपन परिषेक, मधुर एंड कषाय औषधि आर अप्लाइड. दिस आर द विशेष चिकित्सा ऑफ आगंतुक व्रण. तो निज व्रण में 60 प्रोसीजर्स बताए गए हैं जिसको हम षष्ठी उपक्रम बोलते हैं. तो उसमें पहले 12 प्रोसीजर्स है, वो दैट इज फॉर द व्रण शोधन टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन और व्रण शोफ. देन फॉर व्रण फॉर दोष प्रशमन एंड ऐसा पूर्व कर्म ऑफ शोधना, जैसे कि वमन विरेचन जो बताए गए हैं षष्ठी उपक्रम में, उसका पूर्व कर्म रहेगा. देन सर्जिकल इंटरवेंशन जैसे अष्टविध शस्त्रकर्म और बाकी तो प्रोसीजर बताए गए एशियन. So this Ashtavidha Shastrakarma for removal of foreign body or for Sivana or management of Sadhya Vrana. And other 12 procedures for Vrana, Ropana, Shodhana and Ropana. And Vaikrutapaham, 26 procedure for reconstruction, restoration, rehabilitation of the damaged tissue. So these are the 60 upakrams. Not necessary है सभी 60 यूज करने चाहिए. जो कौन सा appropriate है वो हमको अवस्था के अनुसार यूज करना चाहिए. जैसे अपदर्पण, अपदर्पण में लंघन, उपवास जैसे कर्म आ जाते हैं. आलेप, एप्लीकेशन ऑफ लेप. लेप का इंपॉर्टेंस आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जैसे कि पेन रहेगा तो जैसे घर में आग लगी है और उसको पानी डालने के बाद जैसे शांति मतलब वो आग बुझ जाते हैं, उसी तरह से अगर पेन है और वहां पे लेप लगाए तो तुरंत उस वेदना का प्रशमन हो जाता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेप इन मैनेजमेंट ऑफ पेन इन व्रण. परिषेक, that is vrana dhavan that we do with the decoction or taila, vat or some other sneha dravya. Abhyanga, olivation. Sweda, fermentation. Vimalapana, Vimalapana is mentioned in first उपक्रम of vrana shofa. The resolution विमलापन आचार्य डल्ला ने बताया कि जैसे अंगुल्यादि मर्दनेन, ये स्वेलिंग रहता है उसको लिम्फेटिक मसाज या फिर हम फिंगर से जैसे उसको मसाजिंग करते हैं to reduce the swelling or remove the congestion, that is called विमलापन. उपनाह, पोल्टिस. उपनाह मतलब एक तरह का लेप ही रहता है लेकिन जो सुबह लगा के रात को निकलते हैं, रात को लगा के सुबह निकलते हैं, दैट इज उपनाह. पाचन, पच्यमान में है उसको पक्व अवस्था में एडवांस करने के लिए हम पाचन यूज करते हैं. विश्रावण,
अगर कोई एब्सेस अगर फॉर्म हो चुका है तो एब्सेस को ड्रेन करना है, या हेमाटोमा फॉर्म हो चुका है, हेमाटोमा ड्रेन करना है, कोई फ्लूइड कलेक्शन हुआ है उसको ड्रेन करना है, उसको बोलते हैं विश्रावण। स्नेह दैट इज घृतपान और तैलपान। वमन जैसे हम पंचकर्म में जिसको पढ़ा गया है, वमन विरेचन फॉर दोषास, विरेचन मोस्टली इंडिकेटेड फॉर द पित्त डोमिनेंट, एंड व्रण विच आर जीर्ण मीन्स विच आर क्रॉनिक। ओके, उसमें हम विरेचन कर्म दिया तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यानी अष्टविध शस्त्र कर्म, छेदन, वेदन, छेदन यानी एक्सीजन, सिस्ट रहेगा तो उसको छेदन करना, छेदन, भेदन, एब्सेस हो चुका है या फिर फिस्टुला है तो उसको फिस्टुलोटॉमी, जहाँ जहाँ पे टॉमी सफिक्स आता है उसको भेदन कर्म बोलते हैं, जहाँ पे एक्टोमी रहता है उसको हम एक्सीजन या छेदन कर्म बोलते हैं। धारण, बस्टिंग बाय मेडिसिनल एप्लीकेशन। ओके, अगर ओपनिंग, वुंड का ओपनिंग बहुत छोटा है, अंदर कलेक्शन है, आईएनडी अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके साइड में लेप लगा के उसको पीड़न करके, धारण करके वो कलेक्शन या पस रहेगा उसको पक्व करके निकाल सकते हैं, दैट इज धारण कर्म। लेखन, स्क्रैपिंग, ओके, क्यूरेटिंग जिसको बोलते हैं, अगर मुस्लिम फिस्टुला या फिर और किसी आफ्टर आईएनडी आईएनडी करने के बाद जो वॉल्स रहते हैं उसको हम स्क्रैपिंग कर देते हैं, जैसे क्यूरेट रहता है या फिर स्कूप वोल्कमैन स्कूप रहता है, उसकी हम स्क्रैपिंग उसको लेखन बोलते हैं। एशियन, कैविटीज, साइनसिस, फिस्टुलास, दिस आर उसकी कैविटी डायरेक्शन, उसका एक दूसरा इंटरनल ओपनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोबिंग करते हैं। आहरण, एक्सट्रैक्शन, कोई फॉरेन बॉडी इंपेक्टेड है तो उसको निकालने के लिए प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज आहरण। दिस आर डन बाय द यंत्र। वेदन, सिरा वेदन और हाइड्रोसिल फ्लूइड है उसको टैंपिंग करना, दैट इज विश्रावण प्लस वेदन कर्म इट इज। विश्रावण, ओपनिंग ऑफ अ वेन, ड्रेनिंग पस, इंड्यूसिंग डिस्चार्ज। Sivana, sorry for the spelling mistake. Sivana, that is suturing. Sandhana, helping union of or adhesions, मतलब जिसको हम स्कैप फॉर्मेशन बोलते हैं, स्कार फॉर्मेशन इंड्यूस करते हैं, संधान कर्म। और दो एजेस को जोड़ना उसको संधान कर्म बोलते हैं। मुस्लिम मधुर कषाय रस आर यूज। पीड़न, मेडिसिनल पेस्ट आर अप्लाइड अराउंड द ओपनिंग of the wound to contract it and remove whatever contents are there. शोणिता स्थापना, हिमोस्टेसिस, मोस्टली आगंतुज व्रण अगर रहेगा जैसे कि क्षत व्रण तो या फिर बिंदा व्रण रहेगा तो उसमें शोणित स्थापन करने के लिए जो उपाय है जैसे कि दहन, पाचन, कषाय प्रयोग, दैट इज शोणित स्थापना। निर्वापन, पेन रिलीविंग, अप्लाइंग सम पाउरिंग सम डिकॉक्शन, वातग्न द्रव्य, इट इज निर्वापन। उत्कारिका, अगर वुंड अगर एट्रोपिक है यानी क्रॉनिक वुंड एट्रोपिक है, वातज, उसमें ब्रूहन, लोकलाइज ब्रूहन करने के लिए वेशवार वगैरह कल्पना जो या अनुपम मांस रहेगा उससे वो एक भाकरी टाइप बना के उसके ऊपर लगाना उसको उत्कारिका बोलते हैं। कषाय, वॉशिंग विथ तिक्त और कषाय रसद्रव्य, इट इज कषाय, लाइक त्रिफला और पंचवल्कल, निम्बक, वर्ती, मोस्ट ऑफ द कैविटीज जो नाड़ी व्रण रहते हैं उसमें हम जो गॉस विक डालते हैं या फिर कोई आरगवदादि वर्तीन, पाइलोडल साइनस और शासूत्र एक प्रकार की वर्ती है जो हम फिस्टुला में यूज करते हैं। कल्क, मेडिसिनल पेस्ट एप्लीकेशन जैसे कि तिल कल्क या फिर निम्ब पत्र कल्क, ये हम वुंड पे लगा देते हैं फॉर व्रण शोधन। सर्पी, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड घृत जैसे जात्यादी घृत और दुर्वादी घृत। तैल, जात्यादी तैल, दुर्वादी तैल, कासिसादी तैल, these are used for wound healing. रसक्रिया, mostly in Buddha Pak, this रसक्रिया is used. अवचूर्णन, अगर वुंड में अगर स्लफ है, अगर सर्जिकली वो डेब्राइड नहीं कर सकते तो उसमें त्रिफला पाउडर या फिर हरिद्रा पाउडर, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें स्तंभन करने के लिए हरिद्रा अवचूर्णन कर सकते हैं। अगर स्लफ है उसको निकालना है तो त्रिफला अवचूर्णन कर सकते हैं। व्रण धूपन, फ्यूमिगेशन, जिसको मतलब हरिद्रा वचा हरिद्रा वर्ती, इसको जला के हम उसका जो धूम रहता है उसको हम उसको एक्सपोज कर दे तो व्रण धूपन में वी कैन अचीव एक्सेलेंट एनाल्जेसिया यानी पेन रिलीविंग अच्छा रहता है। अगर सिक्रेशंस हो रहे हैं तो सिक्रेशंस ड्राइव कर सकते हैं और एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी उसकी अच्छी है। एंड इट आल्सो some study states that Vranadhupan also stimulates VGEF, vascular growth endothelial stimulation, endothelial growth factor जो रहता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, which helps in initiating the wound healing. उत्सादन,
अगर अल्सर के मार्जिन अगर रेस है जिसको हम हाइपोट्रोफिक स्कारिंग हो रहा है तो उसको उसका लेखन करने के लिए जो कर्म उसको बोलते हैं उत्सादन। जैसे कास्टिस भस्म या समुद्र फेन चूर्ण मधु के साथ लगाना उसे उत्सादन बोलते हैं। अवसादन, सॉरी उत्सादन मतलब अगर अल्सर हील नहीं हो रहा उसके मार्जिन बढ़ने के लिए जो कर्म करते हैं उसको उत्सादन। मधु रस द्रव्य प्रियंकु एंड ऑल दिस आर स्प्रिंकल, दैट इज को उत्सादन। अवसादन जो एक्सेसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको निकाल देना, जैसे विद समुद्र फेन चूर्ण और कासिस भस्म, ये अवसादन कर्म रहता है। मृदु कर्म अगर इंड्यूरेशन है तो उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए जो लेप वगैरह लगा देते हैं उसको मृदु कर्म बोलते हैं, जो मोस्टली तिक्त एंड कटु एंड कषाय रस प्रदान होते हैं। दारुण कर्म अगर सॉफ्ट पार्ट है, फ्रेजाइल टिश्यू है, उसको हार्ड करने के लिए मोस्टली कषाय रस द्रव्य यूज, दैट इज दारुण कर्म। क्षार कर्म इन दुष्ट व्रण इन कृमिज व्रण प्रतिसरण्य क्षार कर्म इज डन। अग्नि कर्म अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसको बंद करने के लिए पोटराइजेशन करते हैं, उसको अग्नि कर्म बोलते हैं। या फिर मेलिग्नेंट टिश्यू है उसको निकालने के लिए जो पॉटरी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो कम्स अंडर अग्नि कर्म विद पोटराइजेशन। कृष्ण कर्म अगर वहां पे वैवर्ण्य हो चुका है और वो वैवर्ण्य सराउंडिंग स्किन से अगर बहुत लाइटर टोन का है तो उसको डार्क करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन करने के लिए कृष्ण कर्म करते हैं। जैसे कि त्रिफला मशे वो अप्लाई करना मधु के साथ, त्रिफला चूर्ण की मशी। एंड पांडु कर्म अगर डार्क स्कार हो चुका है, स्किन से अगर डार्कर कलर है उसको उसका टोन अगर डिक्रीज करना है, हाइपोपिगमेंटेशन करना है तो उसको पांडु कर्म बोलते हैं। जैसे हरितकी रोहिणी वैरायटी ऑफ हरितकी रहते हैं उसका लेप लगाते हैं, या फिर कापालिकादि लेप करके, यानी पुरानी मिट्टी के बर्तन रहते हैं उसका उसमें कुछ द्रव्य मिला के वो लेप लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कापालिकादि लेप, दैट आल्सो हेल्प्स इन पांडु कर्म। देन प्रतिसारण अप्लाइंग और स्मीरिंग द लिक्विड, मतलब जैसे घृत तेल वगैरह उनके ऊपर लगा देना, पिचू से लेके लगा देना, उसको प्रतिसारण बोलते हैं। रोम संजना अगर वहां पे हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको इनिशिएशन ऑफ हेयर ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज रोम संजना, जैसे कि हस्तिदंत मशी अप्लाई करना। लोमपर्ण अगर वहां पे ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है विच इज कॉजिंग दैट वुंड, दैट इज कॉल्ड लोमपर्ण। कासिस भस्म मधु में मिलाकर लगा देना उसको, this helps in removal of hair follicles. Mostly pineal sinus surgery करने के बाद शारसूत्र या फिर एक्सीजन whatever is there, once scar is formed this lomoparana can be done over the surrounding area so that वापस हेयर ग्रोथ होके वो पाइनोइडल साइनस नहीं बन सकता है। बस्ती कर्म एप्लीकेशन ऑफ एनिमा, इट कैन बी गिवन लाइक क्रॉनिक डिबिलिटिंग होने ब्रूहन कर्म के लिए, या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में अल्सर होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्रोक्टोसिग्मोइडिटिस, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी स्टेज रिड्यूस होने के बाद वो अल्सर सील होने के लिए रोपन टेल का जो हम बस्ती दे देते हैं, जैसे पिच्छा बस्ती और दुर्वादी तैल बस्ती कैन बी गिवन इन दिस कंडीशन। उत्तर बस्ती कर्म अगर यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर वगैरह है, वहाँ पे अल्सर्स है तो वो ट्रीट करने के लिए जो देते हैं, या फिर यूटेरस में अगर कुछ वुंड वगैरह है या इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए ये उत्तर बस्ती हम देते हैं। वहाँ पे भी रोपण या फिर शोधन करने की, अगर शोधन करना है तो तिक्त रस द्रव्य वाले दे देते, तेल या घृत की बस्ती दे देते हैं। अगर रोपण करना है तो मोस्टली मधुर और कषाय रस द्रव्य यूज करते हैं। बंध 14 टाइप्स ऑफ बंध इज मेंशन, कोश दाम स्वस्तिक मुतेली लाइक दैट 14 टाइप्स ऑफ बंधs आर मेंशन, that is for the covering of the wound. Then पत्रदान, पत्रदान एक्चुअली जब हम कोई भी तैल या घृत लगा देते हैं उसके ऊपर जब हम गॉस रख देते हैं तो वो गॉस जो रहता है वो उस स्नेह द्रव्य या कोई भी मेडिसिन अप्लाई किया उसको इट सोक्स दैट मटेरियल, तो प्रिवेंट करने के लिए we can use this पत्रदान, like करंज पत्र can be kept after properly cleaning it over the wound after application of रोपण द्रव्य और शोधन द्रव्य, एंड उसके ऊपर गॉस रख के हम बैंडेजिंग कर सकते हैं। Then Krumigna action, antimicrobial or some aseptic measures that we take like sterilization of instruments, और पेशेंट का जो वार्ड या फिर ये रहता है सराउंडिंग उसको धूपन करना, ये सब क्रूमिग्न में आ जाता है। गृहण जैसे धातु बल बढ़ाने के लिए सिद्ध घृत वगैरह या फिर मांसरस वगैरह देना, वो गृहण रहेगा। ये जनरलाइज न्यूट्रिशन। विषग्न सॉरी विषग्न जो द्रव्य रहेंगे
जैसे शिरीष वगैरह या दशांग लेप वगैरह वो विषग्न कर्म केले. और शिरोविरेचन अगर ऊर्ध्व ऊर्ध्व चतुर्गत अगर व्रण है और दोषों का निवारण करना है तो शिरोविरेचन यूज कर सकते हैं. और नस्य मतलब शिरोगत व्याधि है तो वहां पे हम नस्य यूज कर देते हैं. देन कवल कराना, अगर माउथ अल्सर्स वगैरह है वहां पे हम सिद्ध तिक्त रस सिद्ध शोधन करने के लिए तिक्त रस सिद्ध वात निम्बक वात वगैरह दे सकते हैं. या फिर व्रण रोपण के लिए जैसे मुख सर्वसर वगैरह जो व्याधि होते हैं उसमें जो व्रण बन जाते हैं, या फिर सम ऑटो इम्यून डिजीज रहते हैं ल्यूपस वगैरह जो माउथ म्यूकोजा इफेक्ट कर देते हैं, वहां पे यशपी मधु लाइक द्रव्य से कवल धारण गंडुश वगैरह ये एडवाइस कर सकते हैं. देन धूम, दैट इज नेजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस फ्यूम्स. मधु एंड सर्पी प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हनी एंड घी ऑन द वुंड. देयर एम्स में एक स्टडी हो चुकी है जो क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स है वहां पे मधु का यूज किया था. एंड with that it is found that compared to povidone iodine, madhu or honey had a good healing rate, but sample size was lesser, so it was not that much conclusive study. लेकिन हम मोस्टली जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं अगर मधु से भी शोधन और रोपण कार्य अच्छा रह जाता है, provided that quality of madhu is good, not adulterated. Yantra, use of instruments like forceps and all we use to remove the foreign body or for suturing of the wound. Then proper अपत्य पत्य आहार एडवाइस करना. मोस्ट ऑफ द टाइम हम व्रण कर्म करते वक्त आहार या पत्य आहार हम पेशेंट को नहीं बता देते और वो यहाँ से मोस्टली इन्फेक्शन वगैरह वो सब प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड रक्षा विधान, some type of मंत्र चिकित्सा और some other measures to protect the मतलब पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस को भी ट्रीट करने के लिए ये रक्षा विधान कर्म बताए गए. पथ्य अपथ्य लाइक जीर्णशाली, स्निग्ध, उष्ण द्रव, ये सब जो पथ्य बताए गए हैं जैसे व्रणी पेशेंट में हम एडवाइस कर सकते हैं. और अपथ्य जैसे दिवास्वाप या रात्रि जागरण या फिर एक्सेसिव मैथुन वगैरह, ये जो फैक्टर्स रहते हैं ये पेशेंट्स को एजुकेट करने पड़ते हैं जो कि वुंड हीलिंग तक वो अवॉइड करने चाहिए. बाकी मांसाहार वगैरह रहता है उसको अवॉइड करना चाहिए एज पर द स्टेज ऑफ द कंडीशन. Then diabetic food, most commonly in any part of the country or anywhere in the world, you will find this diabetic food case or so diabetic food most commonly. Yes. So what is diabetic food? Diabetic food is one of the most significant and devastating complication of diabetes. Complication of diabetes defined as food affected by ulceration that is associated with neuropathy and or peripheral arterial disease of the lower limb in a patient with diabetes. तो diabetic food हम किसको बोलते हैं? अगर पेशेंट को डायबिटीज है, अगर कोई छोटा सा कट पड़ गया हाथ पे या उसको हम डायबिटिक फूड नहीं या डायबिटिक फूड नहीं बोलेंगे. वहां पे उसको देयर आर 3 क्राइटेरिया. वन इज टिश्यू शुड बी लेडन विद द ग्लूकोज, मतलब उसका अनकंट्रोल डायबिटीज या पे हाइपरग्लाइसेमिया यूग्लाइसेमिया में अचीव नहीं हो रहा है. देयर इज इंक्रीज ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन विल बी लाइक अबव 8. ओके, देन आर्टरीज जो रहेंगे लोअर लिम्ब की, देयर विल बी एंजियोपैथीज. Okay, that is called peripheral or microvascular angiopathies. Small arteries will be tortuous, okay, or it will be occluded, and there will be a neuropathy, मतलब जो nerve रहेगा, that peripheral nerves, that will be also affected. So if these 3 conditions are there, then it will lead to formation of ulcers in the foot. The prevalence of diabetic foot ulceration in the diabetic population is 4 to 10%. The condition is more frequent in older patients, but nowadays it is seen in young subjects like 30 years old age also, or even in 40 years. It is estimated that about 5% of all patients with diabetes present with history of foot ulceration, while the lifetime risk of diabetic patients developing this complication is 15%. And this diabetic foot is most of the commonest cause for amputation of the foot. So it is to be foot is
diabetic people are there, they have to be cautious with their food hygiene and overall nutrition and all. So food is a complex structure. Okay, it is made up of 26 bones, 33 joints, 107 ligaments, and 19 muscles. Okay, which are the marmas present in the food? Yes, Shipra marma, Tala Hruday marma, Kurcha marma, and Kurcha Shira marma. So that's why if it occurs in Tala Hruday and all, marma is affected, then sometimes we cannot protect the food. So before advancement into this spreading of ulcer into this marma, we have to treat the conditions. What causes diabetic food or prameya pidaka in lower part of the body? Acharya Suchrita has given a good explanation here. Rasayanam cha dorbalyam no urdhvam tishtanti prameyanam dosham tato madhumenam adha kaye pidaka pradu bhavanti. So Rasayani Acharya Dallana gives explanation of the Rasayani as damani which carries rasa, pitta, kapha and rakta. So we can understand that these are the basically arteries, veins, lymphatics and nerve structures. Due to weakness of this rasayani in the lower part of the body, vitiated doshas cannot move upward. As a result, prameya pidaka form in the lower part of the body. And this weakness can be understood as micro or macro angiopathies, neuropathies, and altered lymphatics or lymphatic drainage are obstructed, which causes prameya pidaka in lower part of the body. So gangrene is commonly seen in this as consequence of diabetic food. It is a macroscopic death of the tissue with putrefaction. So what is necrosis? It is a death of group of cells including bone. If it is in the bone, usko bolte sequestrum. Slough is a piece of necrotic soft tissue commonly seen clinically on the limbs, particularly on the toes and feet. Postmortem findings or gangrenous findings can be seen in appendix, intestine, gallbladder, pancreas, and the testes. So in gangrene, when it comes to diabetes, two types of gangrene we come across: dry gangrene and wet gangrene. There is one more called as gas gangrene. So that is a different context. I won't be discussing it here. It will take more time. So dry gangrene, how do I differentiate it between? Dry gangrene will occur अगर arterial occlusion मतलब artery blockage अगर gradually slowly हो रहा है, सालों से हो रहा है, it will lead to dry gangrene. And when arteries are obstructed but veins are still open, मतलब vein में कोई problem नहीं रहेगा, लेकिन artery will be obstructed. And यहाँ पे क्या होता है, अगर femoral artery obstructed है तो wound will be seen in the distal part, in the foot. Okay, so when the gangrenous areas were not primarily infected, ये infection से start नहीं होगा, slowly death, tissue death हो के वहाँ पे ulcer form हो जाएगा. When the ulcer areas were not primarily edematous, edema starting में वहाँ पे नहीं मिलेगा, but gradually it will be seen. When the area gangrenous area is exposed to evaporation, जो body part बाहर air के लिए expose होता है, वहाँ पे dry gangrene हो जाएंगे, जैसे कि extremities. And there is a line of demarcation appears between the normal tissue and the gangrene. So you can differentiate. As in the picture, you can see the dark portion is the dry gangrene portion, and the brown is the vital tissue. So this is a line of, that is called a line of demarcation. Wet gangrene is opposite है, वहाँ पे arterial occlusion and veins दोनों simultaneously मतलब एक साथ suddenly occlude हो जाएंगे. When the area was in, मतलब यहाँ पे infection पहले हो जाएगा and बाद में occlusion start हो जाएगा. Edema पहले से start setup हो जाएगा injury के बाद, and then arterial occlusion develop हो जाएगा. This wet gangrene will be seen in the moist part, मतलब जो part body से ढके हुए होते हैं या जहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, मतलब हिरसुट पोर्शन जहाँ पे बाल ज्यादा होते हैं या स्वेट ग्लैंड ज्यादा रहते हैं, जो इवापोरेट, वहां से स्वेट इवापोरेट नहीं हो पाता है, वहां पे वेट गैंग्रीन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. जैसे कि स्क्रोटल गैंग्रीन हो गया, उसको फोर्नियस गैंग्रीन बोलते हैं, which is a very fatal condition. और बेड सोर्स, these are also example of wet gangrene. Wet gangrene can happen in the foot also, मतलब पेशेंट डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, उसको कुछ नेल प्रिक या काटा, पत्थर को जैसा नुकीली चीज लग गई, उसको उसने निग्लेक्ट किया बिकॉज ही वाज हैविंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेंसेशन नहीं था, तो दिस कैन लीड टू, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा. जब वो स्वेलिंग हो जाएगा, ऑलरेडी वो infection spread होता है, then it will cause arterial occlusion and venous obstruction. So there is no line of demarcation appearing between the normal tissue and gangrene. मतलब यहाँ पे
वेट गैंग्रीन में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा लिविंग है कौन सा डेड टिश्यू है, मतलब वो लाइन नहीं रहेगी वहां पे। whereas in contrary to dry gangrene, line of demarcation will be there. So how you clinically diagnose the gangrene? There will be skin color change, development of ulcer. That ulcer won't heal until unless you debride it or prevent or you destroy the blood supply or remove the cause of the gangrene. What you have to check? You have to check for the nearest pulse. अगर toe पे ulcer है तो dorsal pedalis जो पैर के dorsum में होती है pulsation, उसको palpate feel करना है, वो feeble है या good pulsation is there, मतलब वो dorsal artery patency है या नहीं। और काफ रीजन पे या एंकल पे वुंड है तो पॉप्लिटेल आर्टरी पॉप्लिटेल फोसा में चेक करनी पड़ती है। उसको एक टेस्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस लेग टेस्ट, मतलब जो अफेक्टेड लेग रहता है पेशेंट को बोलने का वो लेग जो नॉन अफेक्टेड लेग है उसके घुटनों के ऊपर वो डाल के बैठ के रहे एंड ask patient to count reverse from 199, so this attention is diverted and you have to watch the pulsation in that or that oscillation, ऐसे jerk जैसा दिखेगा। अगर वो jerk है तो पॉप्युलर आर्टरी पेटेंट होती है, अगर वो एब्सेंट है तो पॉप्युलर आर्टरी पेटेंसी इज नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन। देन चेक फॉर द कैपिलरी फीलिंग इन द टोज, मतलब जो उंगलियां रहती है उसको प्रेस करके देखना चाहिए अगर वो स्किन चेंजेस होते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं कैपिलरी फीलिंग। एंड चेक फॉर द स्किन एंड हेयर्स ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जैसे कि टोज रहते हैं उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको चेक करना पड़ता है, मतलब वो कभी-कभी वो इजीली पुल आउट हो जाते हैं। सो दैट इज द suggestive that part is not having a good blood supply, मतलब अगर डिस्टल मतलब उंगलियों के ऊपर के अगर बाल इजीली गिर रहे हैं और स्किन कोर्स है, मतलब इट इज अ प्री गैंग्रीनस चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ से आप मतलब अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया तो उसका कॉज फाइंड आउट करके आप गैंग्रीन प्रिवेंट कर सकते हो। एंड ऑल्सो व्हेन यू palpate that area in the later stage, you will experience that compared to the healthy limb, that limb will be cold, मतलब उसका टेम्परेचर कम रहेगा। और अगर इन्फेक्शन है तो उसको that temperature will be raised over there, but compared to a non-affected part, in case of gangrene, that part will be cold because of cut off blood supply. Most commonest cause of dry gangrene is atherosclerosis, and this will be discussing here because most of the cases that I will be going to show you, they are treated, their main cause was atherosclerosis. So what is atherosclerosis? A process of progressive thickening and hardening of the walls of the medium size and large arteries as a result of fat deposits in the inner lining. So arteries जो होते हैं या veins, उसके तीन coatings रहते हैं। बाहर का जो रहता है that is a stromal layer, that is called as tunica externa, जो बहुत tough रहता है। दूसरा बीच वाला रहता है ट्यूनिका मीडिया, जो मस्कुलर स्मूथ मसल्स रहते हैं, जो आर्टरी में हमको पल्सेशन मिलते हैं उस मसल की वजह से मिलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। And third inner layer is the tunica intima, that is an endothelial layer. Okay, now this layer is subjected to various chemicals or microbes जो blood से आते हैं अंदर। तो अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर रहेगा, अगर like patient is hypertensive, cholesterol increase है, high triglycerides, smoking, tobacco है, या insulin resistant diabetes mellitus है, obesity है, inflammatory disease जैसे कि rheumatoid arthritis, lupus या अदर autoimmune condition जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, इस कंडीशंस में क्या होता है, जो लिपिड्स सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, तो दिस लिपिड्स व्हिच आर इन सॉल्यूशन फॉर्म दे गेट एडियर, मतलब वो चिपक जाते हैं एंडोथेलियल को, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ द, मतलब जो लुमेन जो रहता है उसको ऑक्लूड कर देते हैं। As you can see in the diagram, this is the normal artery. Here plaque deposition has started, that is called as atheroma, and gradually it is increasing in the size, so it goes on occluding the lumen. जब ये कंप्लीट ऑक्लूड हो जाएगा तो यहाँ से आगे ब्लड नहीं सप्लाई हो पाएगा। Then it causes severe, अगर पार्शियल ऑक्लूजन है तो थोड़ा ब्लड जाएगा, थोड़ा ऑक्लूडेड, मतलब रेट ऑफ फ्लो डिमिनिश रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट डिस्टल पार्ट ऑफ जो रहता है वहाँ पे पेशेंट एक्सपीरियंस द पेन व्हेन लेग इज, मतलब इफ लेग इज रेज अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड फ्लो होना पड़ता है तो वहाँ पे पेन एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर नाइट टाइम रेस्टिंग फेज में यहाँ पे आर्टेरियल इम्पेयरमेंट में पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ severe pain in the night time or when leg is raised. Okay, and gradually it will go into ulceration and gangrene. तो आयुर्वेद के हिसाब से हम देखा जाए मोस्टली इट इज सीन इन डायबिटिक। सो यहाँ पे कफ और मेद की दृष्टि रहती है, और जब कफ का स्निग्ध गुरु स्निग्ध और पिछिल गुण और शीत गुण जब बढ़ जाएगा, मतलब इन विकृत फॉर्म,
तो यहाँ पे आथेरोमा या फिर डिपोजिशन या फिर क्लॉट्स वगैरह फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे गुरु आहार ले रहे तो यहाँ पे फैट डिपोजिशन मतलब वो सेग्रीगेशन, मतलब कि भ्रूण के कारण वो फैट सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगा। स्निग्ध की वजह से उसको स्निग्धता थोड़ा चिकनापन जैसा आ जाएगा। पिच्छिल गुण के मतलब पिच्छिल का कर्म है लेपन है पिच्छिला, सो पिच्छिल के कारण यहाँ पे जो फैट सर्कुलेटिंग जो रहते हैं मेदा धातु वो कोटिंग फॉर्म करेगा, मतलब लेपन फॉर्म करेगा। सो दिस इज द पैथोलॉजी और गुण वाइज विकल्प संपत्ति वी कैन अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। और जब ये प्रोसेस क्रॉनिक हो जाएगा, जब ये प्रोसेस क्रॉनिक हो जाएगा तब वहाँ पे if when you do the Doppler, there one comment will be that there is a hardening of the arteries. Okay, there will be the hardening and calcification. So जो plaque रहेगा उसमें calcium salts deposition होने लगेंगे, and like a scar tissue it will form hardening. Okay, so this will be the sign of chronic atherosclerosis. So यहाँ पे हम atherosclerosis उसको हम कफावृतवात से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे लक्षण जो बताए शैत्य गौरव शूलानी कटवादी उपशय अधिकम लंघन आयास रुक्षोष्ण कामता च कफावृते। ओके, जो when snigdha pichila guna and kapha increases in the meda dhatu, it adheres to the inner lining of the artery and obstructs the movement of vayu. Part becomes cold, that is shaitya. gaurava heaviness, legs या जिस किसी पार्ट में कफ संचित है वहाँ पे heaviness रहेगा, पेन रहेगा, and relief will be by use of कटु द्रव्य, उष्ण द्रव्य, वृक्ष, लंघन, आयास मतलब कुछ बॉडी स्ट्रेचिंग या व्यायाम अगर किया तो वहाँ पे वो थोड़ा सर्कुलेशन जैसे इंप्रूव हो जाएगा, ये लक्षण कम हो जाएंगे। सो द्रव्य हम यूज करते हैं यहाँ पे जो मतलब जो सभी कफहर मेधा द्रव्य हम यूज करते हैं, जैसे वर्णादि गण, नवा ऐसे लोह, त्रिफला एक्सेट्रा कैन बी यूज इन दिस कंडीशन। So treatment principle: treat the underlying cause. If infection is dominant, like in the wet gangrene, you have to treat on the line of Vranashofa, Amavastha, identify the avastha, then Navajvara and Visarpa. This line of treatment in case of wet gangrene. If it is dry gangrene, it will be slow spreading, so it won't be like a Visarpa, but there will be Vranashofa avastha will be there. And if infection is dominant, then Navajvara Lakshana, or like that we can identify and start the line of treatment, like Langana Apatarpan, use of Tikta Rasa for Pachana. For wet gangrene or Vranashofa in Amavastha, you can use Jaloka Vacharana. So sometimes we misunderstood that Vranashofa is like Vrana and Shofa, but ideally it is wrong. Vranashofa is Purva Rupa of Vrana. Okay, जैसे cellulitis हो जाता है या फिर swelling हो जाता है, it gets suppurated, it goes into पक्वा अवस्था, and then पक्वा अवस्था में जाने के बाद abscess या फिर अल्सरेशन हो जाता है, उसको व्रण बोलते हैं। So Vranashofa is पूर्व रूप of व्रण। तो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर बिना इन्फेक्शन का है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लंघन रुक्षण कर्म टू बी डन। सो यहाँ पे कफ क्लेद हर मेदो हर द्रव्यस। सो in Ashtanga Hridaya Kushta Chikitsa, Darvyadi Shadran Yoga is mentioned, Aragvadadi Shodhanadi Gana is mentioned, Patala Koturanyadi Kashayam, Guruchi, Darvyadi Yoga, etc. This can be used. And after improving the Agni, if there is a if in the Doppler show calcified vessels, or calcified plaque is there, then for softening that you can use the Gruta Tela or Tela Gruta or Siddha Gruta or Tela can be used, like Dhanvantara Gruta, Madikta Gruta. Okay, these are Dhanvantara Gruta is mentioned in Prameya Pidaka. So this will help in providing the proper snigdhata and regulation of Vayu, and it will improve Agni Bala and Oja Bala and Dhatu Bala also, which will facilitate the wound healing. Sometimes in peripheral neuropathy is there, or burning foot syndrome, or in diabetic, we observe ulcer which are on the toes, non-healing because of arterial impairment, or neuropathies are there. So if Rakta Dushti is there, we can go for the Siravedan. So it is mentioned as site of this Siravedan is mentioned 2 fingers above Shipramarma. Shipramarmasya Dvayangala Upari. This is a site mentioned. Okay, you can use the that half-inch needle can be used, slightly around half mm of needle to be inserted here. And you can see the blood is oozing out, and after that, sometimes it gives instant relief from the pain, numbness, paresthesia also, and it facilitates the wound healing also.
Jaloka can be used if Sthanik Rakta Dushti is there, Pitta dominant condition is there, venous congestion is there, or chronic wound is there where congestion is there, venous congestion is there. On the edges, you can apply Jaloka. Or pre-suppurative conditions are there, Vranishok Amavastha, this Jaloka can be done. So various culpers that are used in treatment of diabetic foot. Okay, this Darvyadi Shaddaran Proyog mentioned Ashtanga Uday Chikitsa, Pushta Chikitsa. It contains Darvi, Kalinga, that is Kalingaka, that is Indrayava, Katuka, Ativisha, Chitraka, Patha. It is processed with Gomutra. This can be used in Gudaja Vyadi, Udara, Gulma, Kushta, Koshta, Anila, Adya, Vata, Vatarakta, Grahani, and Prameya. So these are the Falashruti that it can be considered. Then Vrana Karma Sthanik, Vrana wound care, Vrana Shodhana, Vrana Dhavana, Tikta, Kashaya, Rasadravya, or Sharodak, etc. If there is excess fluff is there, Sharodaka can be used. Then Vrana Dhupana and Avachurunana, Triphala Churuna mostly it is used. For Vrana Rupana to enhance cap formation, Kashaya Rasadravya can be used. Use of if it is in the ulcer is on the foot, then particularly on the sole, offloading footwears can be used. And Jaloka Vacharan can be used in case of Sama Avastha of Vranashok. So these are the qualities of Triphala which we can use in non-infective condition in case of this non-healing ulcers. Iyam Rasayanam Vara Triphala Akshama Paha Ropanit Vagata Kleda Medo Kafa Asrajit. So it is having Vrana Ropana Karma also, and it is having Rasayana also. So and Tvagata Kleda Meda Meha Kafa Asrajit. So it is Meda Hara, Meha Hara, and Tvagata Kleda is there. If any fungal infections are there, their Triphala Avachurnan can be used, which is commonly seen in diabetic people. So various, how to select the dravyas. Madhura Rasa Dravya, it will do Vrana Sandana and Gruhana Karma. So in case of infected wound, avoid Madhura Rasa Dravya excessively, like Shira and all. You can use it in non-infectious condition or in Nirama Avastha. Tikta Rasa, it is used for Vrana Shodhana like Guruchi, Patha, Patola. Katu Rasa Dravya is used for Vrana Avasadhana like Trikatu, etc. Kashaya Rasa Dravya can be used for Vrana Ropana like Triphala. So prevention is better than cure. The hetus like Asya Sukha, Swapna Sukha, Dadini, Gramya Sukha, Anupar, Rasa Payavse, Navanna Panagura Vikricha, Prameya, Hetu, Kafakricha, Sarva. All these Kafakara Hetu should be avoided. Proper Pathya, Vyayam, etc. should be educated to the patient apart from the treatment, which plays a very important part in the treatment. So these are the various procedures that can help in healing of the wound. Vrana Dhupana, Vrana Avachurnana, sprinkling of Triphala powder. Avachurnan to be avoided if wound cavities are deeper and whose mouth are small. अगर उसका मुख small है और बहुत deep है तो वहाँ पे अवचूर्णन यूज नहीं करनी चाहिए. You should use वर्ती like आरगवदादी वर्ती, क्षारवर्ती. So Vrana Dhavana, Triphala Kwan Dhavan can be used instead of normal saline or betadine for chronic ulcers. Avoid use of povidone iodine. You can go for Vrana Dhavan with Panchavalkal Kashaya or Triphala Kashaya. Diabetic foot wet gangrene. This was a case that we treated in the 2016. Okay, patient came with this. First, it started with a trauma, nail prick injury was there, which resulted into cellulitis. That is started as a Agantuj Vrana Shofa. Then it went into Vidradi, suppuration was there, and then the patient neglected the condition. She was undiagnosed diabetic with hyperglycemia. So she went to the modern hospital first. There the advice for the amputation. So she approached to our OPD. Then we started this Vrana Karma. That is all Kafara, Kleda treatment was started, and for Triphala Vachurnan, Vrana Dhupan, Triphala Kwan Dhavan was started internally. Shaddarana Guruchikwad was started for line of considered line of treatment of Prameya as well as Vrana Karma or Vrana Shodhana. And this condition you can see after 6 months there was excellent wound healing. You can observe edema, everything has been subsided. This is a dorsal aspect. This is another similar case who is having a total femoral artery was near total occlusion was there. There was severe pain in the calf muscles at night, and his left
this left foot, fifth toe was amputated. This wound was not healing since 1 year. Okay, then when we started the treatment, within 6 months, this amputated stump got healed, and his pain and everything subsided. When we did the another Doppler, it was found that collateral circulation was formed, but femoral artery occlusion, where it was near total, then it was seen that flow. I didn't have report right now, but one comment was that flow was the flow of the blood was improved from that occlusion. Another patient who had similar prick injury on the great toe, and it started turning into dark. Then with swelling and edema started. So we started with this Vranakarma. Same line of treatment was Langan, Pachan, and Rukshana Karma was started. So it started healing. And this is another case of Dushta Vrana. Okay, same on the same line of treatment we started. You can see before, and this Shuddha Vrana Avastha. This was a recent case during the lockdown, diabetic patient who got some boil. It started as a Nija Vrana. It appeared as a boil on the great toe, started swelling, and this wet gangrene started here. So we started Triphala Vajrunan, and internally treatment was started for Kleda Hara, Kapha Hara treatment was started, Apathilpan line of treatment was started. And then you can see after 4 months, you can see entire this thing wound got healed, and now small minute area is remaining, but it is under still healing, and patient is in proper pathya and medicines. Yeah, this is a case of total occlusion of popliteal artery and femoral artery. This is a dry gangrene. You can see the line of demarcation. Okay, which this because of his age is around 68 years of 68 years, anemic. Okay, there was a high risk for the amputation, so we started a line of treatment for this Kapha and slowly we observed the auto amputation was possible. We initially did a treatment with Triphala Vajrunan, and then this is after 10 months. You can see this is a yesterday's picture. You can see only little area is remaining. He was advised for below knee amputation, but his foot we able to conserve it. The 1/4 of foot is now gone, but he is able to walk with this. That is a very important part here. This is another case where ulcer abscess was formed on the heel after draining. It was not healing since 4 months. He was advised for again debridement on skin grafting was not possible here because of the pressure area. Then he was advised for below this thing. I don't know, but someone is told by the patient. He was told for the below knee amputation, but for this below knee amputation is not required. His artery was not only atherosclerosis was there, not totally occluded, but he was having all pain and all. So we did the treatment, same line of treatment, Langan, Pachana, and Vranakarma with proper pathya. And this is after 8 months, his wound has got healed. This is another case of female who's after debridement, foot edema developed and wound was not healing since 4 to 5 months. With the Vrana Dupan, there was where it was foul smell. This is Shuddha Vrana. I am not having her first picture. It was produced with all slough and all foul smell. Both foul smells are, and she was having tremendous pain there. And then we started after 3 months. It was nicely healed. For this first secretion, we did a Vrana Dupan with Vacha Haridra and Gugulu, and immediately on after 2 days, her secretion stopped. You can see good scar has formed. So this is actually a Vrana Vastu, Gatra Vaivaranya, you can see. This is a venous ulcer. This is a non-diabetic venous ulcer. She is having some hypersensitivity issues. Because of some pain, she applied ointment, and that resulted into blister-like thing, and ulcerations were there. We started on the Visarpa line of treatment. Jaloka Vasharan was done internally. Pachan with Tikta Rasa was started, and you can see edema subsided and wound healing was there.
So this is a Pidana karma. Okay, this is a around 70-year-old lady who had a fracture of femur. She's a leukemic. And after placing this thing, her femur, neck of the femur got fractured. They placed a implant. Intermittent nailing was done. Fracture was restored, but after 1 month, they observed that this wound was not healing. So MRI was done. It was seen that implant got infected, and because of age and other comorbid condition, she was not fit for the operation to drain the pus. So swelling, everything was there. So instead of draining the abscess, we applied this lepa of Katu Kashaya Rasadravya. So Triphala, Chitraka, Karanja, this were mixed and applied. In lep was applied around the wound, and gauze was placed, and it is kept overnight. So once this lepa dries up, it will constrict the means it will cause that pulling effect, and it makes the secretions to ooze out very easily. If you try to go on pressing, it causes very much pain. So this liquefies the this thing, and it helps in drainage of the pus. Also, internal medicines are started. Tikta Rasadravas like this thing, Aragvadadi Kashaya, then Darvyadi Yog, these type of dravyas are started. Okay, so this was about of Vrana Karma. I think it was too long, but topic was so vast. So thanks for bearing with me, and I hope you have understood and enjoyed this presentation. I also thank organizers for providing me this opportunity. Okay, thank you very much. If any queries are there, questions are welcome. Thank to you, sir, for this wonderful session. Hello. Now this is the question time. Hello. Hello. Thank you, sir. Dr. Vivek. Yes. Right, sir. Myself, Dr. Vivek, sir. Yes. Very good and excellent presentation, and we understand the non-healing ulcers concept very easily. You have explained. Sir, I have sent some pics of a patient having a non-healing ulcer since last 8 years, and the patient is non-diabetic, and this patient has been operated for 2 times to heal the ulcer, but after some time condition is same. You send the pictures here. Yes, sir. Secretions are also present, and pain is also present. Patient is non-smoker, non-diabetic, 55 years old. Sir, what was the advice? cause of ulcer? What was the cause of ulcer? You said. I just missed that history. Still, nothing has been diagnosed properly, but No, as how that ulcer was formed? How that ulcer was formed? without any cause. मतलब कोई बॉयल फुंसी जैसी डेवलप हो चुकी थी, ब्लिस्टर्स वगैरह? कुछ नहीं, सडनली जो है स्टार्ट हुआ और जख्म बना, और उसके बाद जो है वो इसी तरह से चल रहा है लास्ट 8 इयर्स से. अच्छा, कैन यू मैक्सिमाइज दिस पिक्चर? इसको मैक्सिमाइज कैसे करें पिक्चर्स? डॉक्टर गोयल, कैन यू हेल्प मी? हेलो. हेलो. हाँ जी सर. हेलो. या. हाँ सर. सर अभी आपको इमेजेस दिख रही हैं? हाँ. इसका अल्सर दिखा सकते हैं क्या? अल्सर वाला इमेज दिखा सकते हैं क्या? सर दिखाई दे रहा है? सेम पिक्चर है अभी. जी सर. ठीक है, ये अल्सर है, ऑलरेडी हील हो चुका है ना? नहीं सर, अभी भी जो है इसमें बीटाडीन की वो पट्टी कर रहे हैं, और इसमें से जो है सीक्रेशंस डेली निकलते हैं,
और पेन बना रहता है। हाँ, अभी भी सर ये हील बेटाडीन नहीं जो हुआ है ना वो बेटाडीन क्रॉनिक अल्सर में एक्चुअली इंडिकेटेड नहीं है। पोविडोन इज नॉट इंडिकेटेड इन। उसका एक्सरे वगैरह निकाल दिया है क्या फुट का, कोई यानी बोन में वगैरह कुछ लेजन वगैरह है क्या? सर मैं केस अभी मैंने ना मैं दोबारा से एक बार रिव्यू कर लूंगा, क्योंकि अभी मैंने ट्रीटमेंट में लिया नहीं है इसको। ये जस्ट मेरे को अप्रोच किया ठीक था है, इन्होंने। आप चाहे तो मुझे मैंने मेरा फर्स्ट स्लाइड में वो ईमेल एंड मोबाइल नंबर दिया है, चाहे तो वहाँ पे आप डिटेल्स भेज सकते हैं। ठीक है सर, मैं रजत जी से ले लूंगा आपका। ठीक है, उन्होंने अगर नोट नहीं खून किया से था। अगर स्राव डिस्चार्ज आ रहा है तो कलर ऑफ डिस्चार्ज आपको नोट करना पड़ेगा कौन सा है। अगर सीरस डिस्चार्ज है, मतलब पानी जैसा आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ फॉरेन बॉडी नहीं रह सकती। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मतलब पेशेंट इज लाइक डिस्चार्ज है वाटरी लाइक, मतलब क्लेथ है बॉडी में, तो क्लेथ का कारण है सभी ये अम्ल रस ज्यादा ले रहा है या कफकर आहार ले रहा है, उससे वो क्लेथ बढ़ रहा है। तो दैट इज फ्रॉम द सिस्टमेटिकली वो पथ्य उसको एडवाइस करना पड़ेगा। एंड सेकेंड जो रुक्षण इंड्यूस करना पड़ेगा। और एक्सटर्नली भी अगर कैविटी नहीं है, सुपरफिशियल है, तो उसमें ये कषाय रसद्रव्य लाइक त्रिफला अवचूर्णन कर सकते हैं और व्रण धूपन कर सकते हैं, उससे वो हीलिंग हो जाएगा। बेटाडीन आप स्टॉप कर सकते हैं और त्रिफला क्वाथ से धावन या पंचवर्कल क्वाथ धावन और त्रिफला अवचूर्णन कर सकते हैं। और तो धावन चूर्ण जो के है बाद सर, आप फ्रेश त्रिफला पाउडर, सूक्ष्म त्रिफला पाउडर। सर वुंड के ऊपर भी डाल सकते हैं उसको? हाँ, अगर वुंड अगर डीप कैविटी नहीं है ना, अगर डीप कैविटी नहीं कैविटी है, नहीं है सर, सुपरफिशियल है, नहीं है, सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि सर डीप त्रिफला कैविटी से में क्या धावन होता है, वो चूर्ण अगर रहेगा वहाँ पे तो वो निकलेगा नहीं। ऑर्गेनिक है ना, तो वहाँ पे ग्रोथ होके फिर से वो इन्फेक्शियस हो जाता है। और क्लासिकली इसका एक मुझे रेफरेंस याद नहीं, लेकिन अगर ये गुड़मूल अगर है वहाँ पे त्रिफला मतलब अवचूर्णन नहीं करना चाहिए। वहाँ पे वर्ती, मतलब जैसे हम गॉस वीक डालते हैं ना, उस तरह वर्ती क्षार लग के वर्ती डाल सकते हैं, जैसे शोधन हो जाएगा। देन यू कैन यूज रोपण, मतलब जैसे अपना ये यष्टि मधु तेल या गुरुची तेल, नीम तेल, ये यूज कर सकते हैं। या फिर प्योर हनी है तो वो भी सिरिंज से कैविटी है तो वहां से हनी भी डाल के वो ये कर सकते हैं, वर्ती लगा सकते हैं। अगर सुपरफिशियल है तो त्रिफला अवचूर्ण और इंटरनली उसका जो आहार में जो क्लेथ बढ़ाने वाला है, जैसे अम्ल रस द्रव्य है या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या फिर नॉनवेज जो है, वो सब बंद करना पड़ेगा। गुरु गुणात्मक आहार और ये पिच, ये सब पथ्य उसको एडवाइस करना पड़ेगा। जैसे कि अपथ्य में नवशाली मतलब अपथ्य में बताया, मतलब न्यू कल्टीवेटेड अगर धान्य है ना, वो क्लेदकर होते हैं, तो उसमें जीर्णशाली इस्तेमाल, मतलब जो ओल्ड स्टॉक रहेगा राइस का, वो इस्तेमाल करने के लिए बोल सकते हैं उनको। और प्रॉपर लंघन और पथ्य, मतलब जब भूख लगे तो भी खाना खाना चाहिए, नो बेकरी आइटम्स है, ये फैक्टर्स बहुत। राइट सर, थैंक यू सर। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हेलो, हाउ टू ट्रीट फूड सेलुलाइटिस में इट इज लाइक व्रणशोथ अमावस्था इज देयर, so there you can go for the जलोका वचरण एंड नवज्वर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लंघन तिक्त रस से पाचन करना, मतलब कॉज उसका क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस हिसाब से अपदर्पण लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन वो सेलुलाइटिस स्टेज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जैसे व्रणशोथ अगर है तो स्वेलिंग का जो स्किन कलर है वो अगर रेडिश नहीं है, सिर्फ स्किन कलर जैसा ही है, माइल्ड एलिवेशन है और लेस पेन है, तो ये सब त्वक सवर्ण, मंद वेदना, स्थिर मतलब कठिन अगर हार्डनेस है, ये व्रणशोथ का आम अवस्था है। यहाँ पे आप अपदर्पण वगैरह ये ट्रीटमेंट या जलोका विचरण कर सकते हैं। अगर वो उसको अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट या पेशेंट अपत्य आहार व्यवहार कर रहे हैं तो इट विल गो इनटू एडवांस इनटू पच्चमान एंड पक्वावस्था। सो पक्वावस्था हो गए तो वहां पे सुपरेशन हो जाएगा, एब्सेस फॉर्म हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इनटू व्रण। सो सेलुलाइटिस स्टेज में आप जलोका विचरण यूज वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन अगर वो स्वेलिंग बहुत बड़ी है, अगर आपने 1 या 2 जलोका लगाई है तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम दैट नंबर शुड बी सफिशिएंट।
it should cover at least entire area of that swelling. सर ये मेरे वाले केस में भी क्या जलोकावचरण कर सकते हैं? चलो, अगर आपके उस केस में अगर रक्त दृष्टि इज द कॉज ऑफ दिस थिंग, वो डिस्चार्ज है, तो वहां पे जलोकावचरण काम करेगा। अगर वो क्लेथ अगर उसका कॉज है सिक्रेशन का, तो क्लेथ का मतलब उसका ट्रीटमेंट ऑपोजिट है ना, रूपशांत करना पड़ेगा। अच्छा। How to treat dysphagia with mouth ulcer and difficulty in swallowing food and liquid and intake? उसको dysphagia है तो डिस्फेजिया का कॉज क्या है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब माउथ अल्सर है तो उसमें डिस्फेजिया, अगर इसोफेगस में भी अल्सरेशन हो गया, अगर वो स्ट्रक्चर म्यूकोजा हो चुका है, वो कॉज फाइंड आउट रूल आउट करना पड़ेगा, या फिर बेरोट्स इसोफेगस वगैरह है वो रूल आउट करना पड़ेगा। और अगर इन्फ्लेमेशन है तो दोषों का पहले वो पाचन करना पड़ेगा, तो उससे वो मतलब तिक्त रस द्रव्य या फिर पित्त हर द्रव्य से जो तिक्त रस प्रदान है उससे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यू शुड इंक्लूड फॉर डिस्फेजिया। यहाँ पे अन्न प्रवेश ये प्राणवायु का फंक्शन है, तो वो गति प्राणवायु को अवरोध, अगर ट्यूमर है या स्ट्रक्चर है, मतलब सन्निरुद्ध अवस्था जो रहती है, नैरोइंग वो है, तो वो नैरोइंग ये करने के लिए, मतलब इन्फ्लेमेशन के कारण नैरोइंग है, तो वहाँ पे वो पाचन अपतर्पण चिकित्सा करनी पड़ेगी। और अल्सर्स है तो वहाँ पे त्रिफला का क्वाद या गुरुची का क्वाद ये मुंह में होल्ड करने के लिए, दैट इज गंडूश कैन बी एडवाइस। गंडूश विथ मिल्क, अगर निराम अवस्था है तो गंडूश विथ मिल्क आप यूज कर सकते हैं। आम अवस्था है तो मिल्क, क्योंकि वो ये दुग्ध गुरु और स्निग्ध गुण है सिमिलर टू आम, तो ये अवस्था मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन्फ्लेमेशन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मतलब इसोफेगस का फंक्शन है डिग्लूटिन, मतलब फूड को अंदर पहुंचाना, वो लॉस ऑफ डिस्फेजिया है, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन है। अगर वो रिकरेंट हो रहा है, मतलब पेशेंट को कुछ हेतु जैसे कि विदाही अन्न या फिर कोई पित्त ग्रह या ये इन्फ्लेमेशन वापस लाने वाला हेतु फॉलो कर रहा है, तो वो हेतु आइडेंटिफाई करके उसका हेतु विपरीत चिकित्सा इनिशिएट करनी चाहिए। आप केस रिलेटेड क्वेरीज है तो व्हाट्सएप पे या फिर मेरे ईमेल में इजीली भेज सकते हैं। सर ईमेल एड्रेस एक बार बता दीजिए। जनरल हम सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता सकते हैं, क्योंकि हमने केस तो नहीं देखे है ना, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताना, जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे अभी बताया वो आप आइडेंटिफाई करके वो एज पर द कॉज आप एडवाइस कर सकते हैं। रैंडमली कोई कल्प बताए जैसे कामदुदा दे दो, ये दे दो, वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम हमारे आयुर्वेद चिकित्सा रहते हैं वो हेतु विपरीत रहते हैं ना। तो पहले कॉज क्या है, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों कर रहा है, डिस्फेजिया क्यों है, ये कॉज पहले फाइंड आउट करना चाहिए। तो इसीलिए सिंपल, अगर इसोफेगस में मतलब कुछ डिफिकल्टीज, सिंपल अपर जीआई एंडोस्कोपी रूल आउट कर सकता है। अगर या फिर माउथ अल्सरेशन है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि लूपस है, टेन प्लेनस वगैरह, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थैंक्स सर फॉर मेल दिस आईडी वाली वंडरफुल स्लाइड एक बार शो कर दीजिए प्लीज। स्लाइड आपको देखनी है, मेल आईडी वाली स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। हेलो डॉक्टर हेलो विवेक, आपको सर का हेलो हाँ जी सर। हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ डॉक्टर विवेक, आपको सर का कॉन्टैक्ट नंबर और फर्दर डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है ठीक है, अगर थैंक आपकी कोई यू। भी आपको कोई भी क्वेरीज है अभी तक, आप वो पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर आपको सर का कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ।
Or ठीक है. thanks sir for this wonderful session. We are very Right. thankful to you for the guiding on the right path, and we promise you to apply all of this in our practice and get enhanced profit. Thanks to everyone to give your precious time to us. Like this, show your love and support to Pro Ayurveda on various platforms. Thank you everyone. Thanks sir. Yeah, thank you very much for providing me this opportunity. Oh, Thank you everyone for patiently listening to me. Thank you very okay. much. Bye sir. This is